आप सभी लोगों के लिए एक वन शॉट की प्रहार सीरीज लॉन्च की है, जिसमें आपको कंप्लीट साइंस के वन शॉट जो लेक्चर्स हैं वो मिलने वाले हैं। यानी कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई है। केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स ये वन शॉट जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, वहां से जाके आप सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जनन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, ये क्या होता है? अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, ठीक है, ये जो जनन होता है ना, जो जीव है, ठीक है, जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने, ठीक है, अपने किसमें, अपने जीव में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है, खुद में वृद्धि करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग जनन बोलते हैं। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानें उत्पन्न करते हैं जनन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा कि यानी कि दो लोग हैं, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, यानी कि एक नर है और एक मादा है। उन दोनों की क्या होती है, दोनों की आपस में शादी होती है, ठीक है, मेल और फीमेल की दोनों की शादी होगी। अब उन दोनों में क्या होगा, उन दोनों में जनन की प्रोसेस होगी, यानी कि रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी। फिर वो क्या करेंगे, अपने जैसे ही एक नया संतान उनका आ जाएगा। शादी हुई, उसके शादी के 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा, उनका छोटा सा बेबी आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्योंकि उनमें हो रही है एक क्रिया जिसको हम लोग जनन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जनन के द्वारा ही जो जीव होता है वो क्या करता है, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जनन हमारा यही होता है कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग जनन बोलते हैं। ठीक है, देखो जो जनन होता है, जनन जीवों का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, जो जनन है वो जीवों का मुख्य लक्षण है, जिसके द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर ये जनन नहीं हो, अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं हो, तो जो जीव होते हैं ना वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते, यानी कि एक टाइम के बाद उनका जो अस्तित्व है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जब वो जनन ही नहीं करेंगे, है ना, अपने जैसे संतान उत्पन्न ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा, है ना। मान लो क्या है कि कोई है, ठीक है, क्या है, आपका चिंटू है, ठीक है, ये क्या है, ये मान लो चिंटू है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये शादी वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, इसकी शादी नहीं होगी, ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो क्या होगा भाई, अगर शादी हुई, रिप्रोडक्शन हुआ, तो क्या करेगा, इससे छोटा सा बेबी आएगा, है ना, और इसका जो परिवार है वो आगे चलता जाएगा, पीढ़ी पीढ़ी मतलब चलती जाएगी। ठीक है, इसके बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी होगी, वो रिप्रोडक्शन करेंगे, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, इसी तरह चिंटू की जो पीढ़ी है वो चलती रहेगी। लेकिन अगर ये जनन नहीं करेगा तो क्या होगा, इसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जनन सिंपल सी भाषा में यही होता है कि जो जीव होते हैं वो अपने जैसे संतान जो उत्पन्न करते हैं, किसके द्वारा, जनन के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, और ये जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, ये जीव का मुख्य लक्षण होता है, जिसके द्वारा जो जीव होता है वो अपने संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, जीवों के अस्तित्व के लिए जनन जरूरी है। जो जीव हैं उनके अस्तित्व के लिए, यानी कि वो पृथ्वी पर बने रहें, इसके लिए क्या होता है, जो जनन होता है वो जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जनन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि जो जनन होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो जनन मेनली आपका 2 टाइप का होता है। पहला हमारा होता है अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है लैंगिक जनन, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है ये क्या होता है। ठीक है, आप लोग बताओ मुझे, आप लोग बताओ मुझे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, जल्दी से बताओ, क्योंकि 9th में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा ना, अब यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जब तक आप बायोलॉजी पढ़ेंगे ना तब तक ये सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अलैंगिक जनन की, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, इसमें केवल और केवल एक, ठीक है, एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। या तो इसमें मादा होगा, ठीक है, या तो इसमें क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है, और या फिर इसमें क्या होगी, मेल होगा। ठीक है, ओनली, ठीक है, केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल या तो फीमेल और या तो क्या होगा, या तो मेल होगा, यानी कि एक ही होगा। ठीक है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जो जीव, उनमें सिर्फ एक ही जीव, एक ही मतलब पेरेंट्स होता है। ठीक है, एक ही सेल होती है, या तो उसमें मादा होगा या तो फिर उसमें क्या होगा, नर होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन करते हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो एकल संतति,
ठीक है, मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें अलैंगिक जनन की यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो लोगों की जरूरत होती है, दो लोगों के बिना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, इसमें फीमेल भी होगी, ठीक है, प्लस इसमें मेल भी होगा, ठीक है, क्या होगा, मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा इसमें दोनों होते हैं, जिसमें जो हमारा लैंगिक जनन होता है, ठीक है, क्या होता है, लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। अगर मेल और फीमेल दोनों है तभी क्या होगा, तभी वहां पे लैंगिक जनन होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, क्या होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जो हमारा अलैंगिक जनन होता है, जैसे हमारा अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा में क्या होता है, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, यूग्लिना हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में हमारा अलैंगिक जनन होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन किसमें होता है, मानव में, ठीक है, किसमें हो गया, मानव हो गया। और फिर हमारी जैसे गाय वगैरह होगी है ना, कुत्ता हो गया, भेड़ हो गई, बकरी होगी, इन सब में क्या होता है, इन सब में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। चलिए अब आगे एक एक करके इन दोनों को अच्छी तरीके से समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और समझेंगे। देखो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, यानी कि जो लैंगिक जनन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है, मेल होता है और फीमेल दोनों होते हैं। जो मेल होते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें स्पर्म बनता है, ठीक है, उनसे क्या प्रोड्यूस होता है, उनसे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। और जो फीमेल होती है उनसे क्या होता है, उनसे ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो गलत लिखा है, यहाँ पे ये ओवम होगा, ठीक है, क्या होगा, ये ओवम होगा, ठीक। अब क्या होगा, जो मेल का स्पर्म है और फीमेल का क्या है, ओवम है, यानी कि मेल जो हमारा नर है उसका क्या है, उसका शुक्राणु है, ठीक है, उसका शुक्राणु हो गया, नर का शुक्राणु हो गया, और मादा का क्या हो गया, अंडाणु हो गया, यानी कि ओवम हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, ये देखो, ये स्पर्म है और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ओवम, ठीक है। तो ओवम और स्पर्म जो है ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और ये जो जाइगोट है ना, ये आगे चलकर, ठीक है, जो जाइगोट है इसमें क्या होता है, इसमें सेल डिवाइड होती रहती है, ठीक है, 2 4 8, ठीक है, 18 32 ऐसे करके सेल डिवाइड होती रहती है। और फिर क्या बना लेती है, फिर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण कर लेती है। और ये जो भ्रूण होता है, ठीक है, ये जो भ्रूण होता है ये 9 महीने के बाद क्या मतलब ये जो भ्रूण है धीरे धीरे करके एक बच्चे का निर्माण कर लेता है, ठीक है, किसका, एक बच्चे का निर्माण कर लेता है। 9 महीने के बाद ये बेबी जो होता है वो माँ के बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है, क्या होता है, माँ के बॉडी से बाहर निकलता है। अगर हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, अलैंगिक जनन की बात करें, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक ही जनक होगा, ठीक है, एक ही पेरेंट होगा उसमें। और यहाँ पे देखो जैसे हाइड्रा है, ठीक है, जो हाइड्रा है उसमें मुकुलन होता है, ठीक है, क्या होता है, मुकुलन की विधि होती है, यानी कि बडिंग होता है। देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना उसकी चार चार विधियां होती हैं, ठीक है, 4 या 5 विधियां होती हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनमें से पहला हमारा वो विखंडन आ जाता है, ठीक है, क्या गया, विखंडन हो गया, फिर मुकुलन हो गया, फिर पुनरुद्भवन हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, फिर हमारा हो गया, क्या हो गया भाई, उसके बाद पुनरुद्भवन के बाद हमारा हो जाता है बीजाणु जनन हो गया, फिर लास्ट में हमारा आता है कायिक जनन, ठीक है। तो ये सारी जो विधियां होती है ये सारी की सारी अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रा होता है इसमें मुकुलन की विधि होती है, ठीक है, यानी कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये हाइड्रा जो हमारा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर से, ठीक है, हाइड्रा की बॉडी से क्या होगा, एक बर्ड्स निकलेगी, यानी कि एक कली निकलेगी। और ये कली क्या होती है, धीरे धीरे आगे चलकर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, ये देखो यहाँ पे क्या है, पेरेंट हाइड्रा हो गया, फिर क्या होगी, जो बर्ड है ये डेवलप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी और न्यू बर्ड बना लेगी, ठीक है, यानी कि नई कली बना लेगी। और फिर ये नई कली जो है यही क्या हो जाता है, यही अलग होकर, ठीक है, अपने पेरेंट से अलग होकर क्या बना लेता है, नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। चलो चलो भाई चलो। और ये देखो यहाँ पे जो हमारा अलैंगिक जनन होता है ना उसकी 5 विधियां जैसे मैंने आपको बताई थी। तो पहला हमारा क्या होता है, देखो पहला हमारा होता है सृजन, यानी कि विखंडन होता है, ठीक है, क्या होता है, विखंडन होता है। विखंडन जो होता है उसमें 2 विधियां आती हैं हमारी। पहला हमारा बाइनरी फिजन आता है, दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा आता है मल्टीपल फिजन, ठीक है, क्या आता है, दूसरा हमारा आता है मल्टीपल मल्टीपल फिजन आता है, ठीक है।
यानी कि विखंडन हो गया। विखंडन के दो टाइप होते हैं, यानी कि दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो भागों में बटा होता है। पहला हमारा बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, यानी कि द्विखंडन होता है, और दूसरा हमारा होता है मल्टीपल यानी कि बहुखंडन होता है, ठीक है। फिर हमारा बडिंग आता है यानी कि मुकुलन आता है, ठीक है, क्या आ गया, मुकुलन आ गया। फिर हमारा स्पोर फॉर्मेशन आ गया, यानी कि यहाँ पे बीजाणु जनन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बीजाणु जनन हो गया, क्या हो गया, बीजाणु जनन हो गया। फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हमारा हो गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन हो गया, ठीक। एंड उसके बाद हमारा क्या आता है, रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्ध भवन आ गया, ठीक है, क्या आ गया, फिर हमारा आ जाता है पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेशन आ जाता है, ठीक है। एंड लास्ट में हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, क्या आता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कायिक जनन, ठीक है, क्या बोलते हैं, अरे भैया क्या हो गया ये, इसको हम लोग बोलते हैं कायिक जनन, कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो विधियां होती हैं ये हमारी अलैंगिक जनन की होती हैं, ठीक है। अब इन सभी को एक एक करके आगे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फिर पढ़ लेते हैं कि हमारा अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है। तो जनन की वैसी, ठीक है, जो जनन है यानी कि रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की वैसी, ठीक है, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण करते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कह रहा है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जो एक जीव है, ठीक है, केवल यानी कि एकल जीव भाग लेकर क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग अलैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अलैंगिक जनन के गुणधर्म के बारे में पढ़ने कि अलैंगिक जनन के गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें शुक्राणु और अंडाणु यानी कि स्पर्म और ओवम भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है इसमें निषेचन नहीं होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु भाग नहीं लेंगे तो फिर निषेचन की क्रिया कहाँ से होगी, है ना। निषेचन की क्रिया तभी होती है जब स्पर्म और ओवम आपस में क्या होते हैं, क्या करते हैं, आपस में सृजन करते हैं, तभी वहां पे क्या होता है, तभी वहां पे निषेचन की क्रिया होती है। तीसरा पॉइंट दिया है इसमें उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होती है वो आनुवंशिक रूप से किसके, अपने जनक के समान होती है, यानी कि अपने पेरेंट के, ठीक है, अपने माता पिता के क्या होती है, समान होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट दिया है इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। जब निषेचन नहीं होगा तो युग्मक का निर्माण भी नहीं होगा, है ना। क्या होगा, जब निषेचन नहीं होगा तो वहां पे युग्मक का निर्माण भी नहीं होगा। पांचवा पॉइंट दिया है कि इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल और केवल एक जनक भाग लेते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, जो अलैंगिक जनन होता है इससे जो उत्पन्न संतान होती है उसको हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये आनुवंशिक रूप से यानी कि एज इट इज, ठीक है, एज इट इज क्या होती है, अपने पेरेंट के ही समान होते हैं। जो अलैंगिक जनन से जीव जो उत्पन्न होते हैं वो सेम टू सेम क्या होते हैं, अपने पेरेंट के समान होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, ठीक। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन के प्रकार, ठीक है। जो अलैंगिक जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। अगर अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करें तो जो अलैंगिक जनन होता है वो निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है क्या, विखंडन, ठीक है, क्या होता है, विखंडन यानी कि फ्यूजन होता है, ठीक है। दूसरा हमारा मुकुलन आता है, ठीक है, क्या आता है, हमारा मुकुलन यानी कि बडिंग आता है। तीसरा हमारा पुनर्जनन या फिर इसी को हम लोग पुनरुद्ध भवन के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। चौथा हमारा आता है बीजाणु जनन, ठीक है, क्या आता है, बीजाणु जनन, जिसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में पांचवा नंबर हमारा आता है, ठीक है, क्या आता है, कायिक जनन, ठीक है, क्या आता है हमारा कायिक जनन, ठीक है। तो जो अलैंगिक जनन होता है उसकी 5 विधियां होती है, यानी कि अलैंगिक जनन 5 प्रकार का होता है, 5 टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप का, 5 टाइप का, जल्दी से बोलो कितने टाइप का, तो 5 टाइप का। कौन कौन सा, पहला विखंडन, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, मुकुलन हो गया, तीसरा हमारा हो गया, कौन सा हो गया, तीसरा हमारा ये पुनर्जनन यानी कि पुनरुद्भवन, जिसको हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। चौथा हमारा बीजाणु जनन होता है और पांचवा हमारा कायिक जनन होता है, ठीक है, क्या होता है, कायिक जनन होता है। और ये जो फिजन होता है, ठीक है, विखंडन होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा द्विखंडन होता है, ठीक है, क्या होता है, द्विखंडन होता है। दूसरा हमारा होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा आता है बहुखंडन, ठीक है, क्या आता है, बहुखंडन आता है, यानी कि मल्टीपल फिजन आता है,
ठीक है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी और यही सारी चीजें यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको बोर नहीं होना है, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को समझते हैं, जितनी बार आप चीजों को रिपीट करते हैं, ठीक है, उतनी ही ज्यादा वो जो चीज है जिसको आप पढ़ रहे हैं ना, वो आप जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फिजन के बारे में, यानी कि वो विखंडन के बारे में। किसके बारे में? विखंडन के बारे में। विखंडन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब क्या होता है? विखंडन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, क्या होता है? तोड़ना, यानी कि किसी चीज का टूटना हो गया। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव जनक, ठीक है, जो जीव है, जो जनक है, वो दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपने मातृ संतति के जैसा समान संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, विखंडन क्या होता है भाई? अलैंगिक जनन की ही विधि है। ठीक है, क्या है? अलैंगिक जनन की ही विधि है ना? ये तो सबको पता है कि अलैंगिक जनन की 5 विधियां होती हैं। तो पहला हमारा विखंडन आता है। तो जो विखंडन होता है वो अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें जो जनक होता है या फिर जो जीव है, वो क्या होता है? वो दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, खंडित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? विभक्त, यानी कि टूट जाता है, अलग हो जाता है, खंडित हो जाता है। खंडित होने के बाद क्या होता है? वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगता है और अपने मातृ संतति के जैसे सेम, ठीक है, अपने मातृ संतति के जैसे क्या होता है? समान संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये हमारा विखंडन होता है। जैसे जीवाणु हो गए, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, एक कोशिकीय जो शैवाल हो गए, और हमारा पैरामीशियम हो गया। इन सभी में क्या होता है? इन सभी में विखंडन होता है। ठीक है, क्या होता है? विखंडन होता है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विखंडन, ठीक है, विखंडन की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। अगर विखंडन की बात करें तो विखंडन की जो प्रक्रिया होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला हमारा विखंडन आता है जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं, और दूसरा हमारा बहुखंडन जिसको हम लोग मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन, यानी कि इंग्लिश भी आपको याद रखनी है। पता चले कोई आपसे पूछ लिया इंग्लिश में तो आप लोग वहां पे कह रहे हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं है ना। अगर आपसे पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया कि बेटा बताओ ये जो मल्टीपल फिजन होता है ये क्या होता है, तो आप लोग वहां पे सोच रहे हैं कि यार ये मल्टीपल फिजन क्या होता है ना। तो मल्टीपल फिजन को क्या बोलते हैं? बहुखंडन बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग विखंडन को समझते हैं, यानी कि बाइनरी फिजन को समझते हैं, जिसको बाइनरी फिजन को समझते हैं। ठीक है, तो विखंडन की वह विधि जिसमें जनक 2 भागों में विभक्त होकर, ठीक है, विखंडन की वह विधि जिसमें जो जनक होता है, यानी कि जो पेरेंट होता है, ठीक है, क्या होता है? जो पेरेंट होता है वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, होकर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं और अपने मातृ संतति के जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा द्विखंडन, यानी कि बाइनरी फिजन कहलाता है। जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया और हमारा लिस्मैनिया हो गया। यहाँ पे आपके सामने एक अमीबा दिया हुआ है। ठीक है, जो अमीबा है उसमें जो द्विखंडन होता है वो किस टाइप से होता है? सबसे पहले तो देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा अमीबा हो गया। ठीक है, अमीबा में क्या होगा? इसका केंद्रक होगा। ठीक है, क्या होगा? बीच में इसका केंद्रक होगा। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो केंद्रक विभाजित होता है। ठीक है, जो अमीबा है सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजित होगा। यहाँ पे देखो है ना, पहले एक था, अब ये क्या हो रहा है? अभी धीरे धीरे करके केंद्रक इसका डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, फिर जब केंद्रक विभाजित हुआ, केंद्रक जब विभाजित हो जाता है तब क्या होता है? जो कोशिका द्रव्य है, ये क्या है? कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जब ये केंद्रक विभाजित होता है, केंद्रक विभाजित होने के बाद फिर क्या होता है? फिर ये अमीबा का जो कोशिका द्रव्य होता है, प्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म होता है, वो क्या हो जाता है? वो भी डिवाइड हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो क्या होता है? 2 अलग अलग नए अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? 2 अलग अलग नए अमीबा बन जाते हैं, यानी कि संतान अमीबा। देखो अमीबा है यहाँ पे, ठीक है, उसका पहले क्या हुआ? केंद्रक विभाजित हुआ, फिर क्या होगा? फिर उसका कोशिका द्रव्य विभाजित होगा। जब कोशिका द्रव्य विभाजित हुआ तो क्या हो जाएगा? वो 2 नए नए संतान, यानी कि नए जीव उससे क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। अब फिर ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों, ठीक है, अपना स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगते हैं, हंसी खुशी खेलते कूदते अपना रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक डन है। चलिए आगे समझते हैं। आगे हमारा आता है बहुखंडन, यानी कि मल्टीपल फिजन आता है। क्या आता है? मल्टीपल फिजन आता है। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि विखंडन की वह विधि जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में एक कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है। ठीक है, किसमें सुरक्षित रहता है? एक कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है। ठीक है, किसमें? एक कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है, जिसे पुटी कहते हैं। यह पुटी अचानक से फटती है और इससे बहुत सारे जीव बाहर निकलकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपने मातृ संतति के जैसा संतान उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं या फिर करता है। ठीक है, बहुत सारे जीव क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं।
आप देखो ये बहुखंडन क्या होता है, बहुखंडन में ठीक है ये जो विखंडन की प्रक्रिया है भाई, विखंडन जो है ठीक है उसकी प्रक्रिया दो भागों मतलब दो चरणों में संपन्न होती है। पहला तो हमारा विखंडन आता है, दूसरा हमारा बहुखंडन आता है। तो बहुखंडन में क्या होता है कि जो जीव है इसमें ये प्रतिकूल अवस्था में क्या हो जाता है, एक कठोर आवरण में सुरक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है, एक कठोर आवरण में सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, जब एक कठोर आवरण में सुरक्षित हो गया तो क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे हम लोग पुटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पुटी बोल देते हैं। मान लो कोई जीव है, ठीक है, मान लो कोई जीव है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये हमारा कोई जीव हो गया। अब ये क्या होगा, जब इसको प्रतिकूल अवस्था मिलेगी तब ये क्या हो जाएगा, एक कठोर आवरण में सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, इसके चारों तरफ एक कठोर आवरण बन जाएगा जिसमें सुरक्षित हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग पुटी बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, पुटी बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई, पुटी पुटी पुटी। ठीक है, जिसको हम लोग पुटी बोल देंगे। अब ये जो पुटी है ये क्या होती है, ये अचानक सडनली क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, फट जाती है। और ये जब फटी, ठीक है, ये पुटी जो है ये जब क्या हो गई, ये फट गई। ठीक है, तो इससे क्या होते हैं, इससे ढेर सारे जो जीव है इसके अंदर वो क्या होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, वो बाहर निकल जाते हैं। और फिर बाहर निकलने के बाद क्या होते हैं, बाहर निकलने के बाद वो अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से क्या करने लगते हैं, यानी कि अपना स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। और अपने मातृ संतति के जैसे जो ये मतलब ये मातृ थी, ठीक है, इसी के जैसे जो इसकी संतान होगी एज इट इज इसी के जैसे होंगे, सेम होंगी। क्यों, क्योंकि इसमें अलैंगिक जनन हो रहा है। अलैंगिक जनन से जो संतानें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, वो क्या होती है, वो अपने मातृ यानी कि जनक के समान होती है। ठीक है, किसके समान, जनक के समान होती है। जैसे प्लाज्मोडियम में विखंडन बहुखंडन होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें बहुखंडन की अगर हम लोग बात करें तो ये मान लो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, इसके बाहर क्या होगा, एक कठोर आवरण बन जाएगा, कठोर आवरण बन जाएगा जिसको हम लोग पुटी बोल देते हैं। अब ये पुटी क्या होगी, अचानक से ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएगी। तो इससे इसके अंदर जो ये जीव है, ठीक है, ये क्या होंगे, ये बाहर निकलेंगे। ठीक है, क्या होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, बाहर निकल जाएंगे और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगेंगे। ठीक है, और ये जो जीव है ये कैसे होंगे, ये एज इट इज अपने जनक के समान होंगे। किसके समान होंगे, जनक के समान होंगे। अब ये जो बहुखंडन होता है वो किसमें, वो प्लाज्मोडियम में, यानी कि मलेरिया जो परजीवी होता है उसमें होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं खंडन के बारे में, यानी कि फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये खंडन क्या होता है, देखो जो खंडन होता है ना, अलैंगिक जनन की ये भी विधि है। ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन ही है ये खंडन जो है। इसमें क्या होता है, इसमें जो जनक होता है ना, उसका जो शरीर है, ठीक है, जनक का शरीर क्या होता है, दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है। टूटने के बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपना स्वतंत्र रूप से अपना वो लोग जीवन यापन करने लगते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वाली लाइन आपको नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जब कोई जनक, ठीक है, जब कोई जनक का शरीर दो हिस्सों में टूट जाता है और दोनों हिस्से अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं, खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये जो स्पायरोगायरा होता है, ठीक है, स्पायरोगायरा जो है ये क्या है, ये जनक है। ठीक है, ये क्या है, ये जनक है। अब क्या होगा, इसका जो शरीर है वो तीन भागों में टूट गया। ठीक है, किसमें, मान लो मेरे पास पेन है, ठीक है, ये क्या है, मेरा स्पायरोगायरा है। ठीक है, ये स्पायरोगायरा है। अब ये क्या होगा, ये तीन भागों में टूट जाएगा। ठीक है, किसमें, तीन भागों में। देखो ये यहाँ पे टूट गया। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, कितने, तीन भागों में टूट गया। अभी जो तीनों भाग हैं फिर ये क्या होंगे, ये ग्रो करेंगे। ठीक है, यानी कि वृद्धि करेंगे और वृद्धि करके नया क्या बना लेंगे, नया संतान बना लेंगे। और फिर क्या होगा, इनका जो जीवन है वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे, हंसी खुशी खेलते कूदते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। ठीक है, जैसे ये जो खंडन होता है किसमें, स्पायरोगायरा हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, ठीक है, मांस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मांस हो गया, स्टारफिश हो गई, कीड़े हो गए, ठीक है, हाइड्रा हो गया हमारा, और स्पंज। इन सभी में क्या होता है, इन सभी में, ठीक है, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में खंडन होता है। यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है वो खंडन के विधि के द्वारा होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये जो हमारा प्लेनेरिया होता है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा प्लेनेरिया है। अब इस प्लेनेरिया का जो शरीर है, देखिए जो जनक है प्लेनेरिया है, ये क्या होगा, इसका जो वो बॉडी है वो क्या होगी, वो दो या दो से अधिक हिस्सों में टूट जाएगी। देखो जैसे यहाँ पे सिर अलग हो गया, बीच का पोर्शन अलग हो गया और लास्ट वाला पूंछ वाला जो है वो अलग हो गया। ठीक है, अब ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों, ठीक है, इन तीनों में क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी और फिर ये डॉटर प्लेनेरिया बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, डॉटर प्लेनेरिया बना लेंगे। ठीक है, और जब ये डॉटर प्लेनेरिया बन गए तो ये क्या करेंगे, ये अपना जीवन यापन करेंगे, हंसी खुशी खेलते हुए मौज मस्ती करेंगे। ठीक है, आप पढ़ते हैं मुकुलन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, मुकुलन के बारे में पढ़ते हैं।
तो मुगलन क्या होता है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है, ठीक है, उभार मतलब बड, ठीक है, क्या निकलता है, उभार, जिसको बड बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग कली बोलते हैं, ठीक है, कली निकलता है जिसे मुकुल या फिर क्या कहते हैं, मुकुल या फिर कली कहते हैं, ठीक है, मुकुल या फिर कली कहते हैं। मुकुल से नए जीव का निर्माण होना ही मुकुलन कहलाता है, ठीक है। मान लो क्या है, मान लो हमारे पास हाइड्रा है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हाइड्रा है, ये हमारा हाइड्रा हो गया। अभी इस हाइड्रा से क्या होगा, एक बड निकलेगी, ठीक है, एक कली निकलेगी, क्या निकलेगी, एक कली निकलेगी, और ये कली क्या होगी, धीरे धीरे करके ग्रोथ करेगी, धीरे धीरे करके क्या होगी, वृद्धि करेगी, और वृद्धि करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक नया नया हाइड्रा बना लेगा, क्या बना लेगा, नया हाइड्रा बना लेगा, और फिर ये नया हाइड्रा क्या होगा, अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद क्या होगा, क्या होगा, अपना जीवन क्या करेगा, जीवन यापन करेगा, ठीक है, क्या करेगा, अपना जीवन यापन करेगा। यहाँ तक डन है। चलो, अगर अभी तक आप लोगों ने, ठीक है, वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि मैंने आप सभी लोगों के लिए एक वन शॉट की सीरीज लॉन्च की थी जिसका नाम था प्रहार। इस प्रहार सीरीज में हमने, ठीक है, यानी कि हमने और आपने, दोनों लोगों ने मिलकर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, क्या कर लिया है, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, तो यानी कि 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। इन 5 चैप्टर्स के जो वन शॉट वीडियोस हैं वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप उन सभी चैप्टर्स को, उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने सारे के सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पुनरुद्भवन के बारे में, यानी कि रीजनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर, ठीक है, जो जीव का शरीर है, जीव के शरीर कटे भाग से, ठीक है, जीव के शरीर के कटे भाग से नए जीव का विकास होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पुनर्जनन या फिर पुनरुद्भवन कहा जाता है। जैसे आप सभी के घर में छिपकली होगी, है ना, छिपकली तो सभी के घरों में होगी। तो जो छिपकली होती है, क्या कभी आपने देखा है कि छिपकली की जो पूंछ है ना, जो टेल है उसकी, वो कब मतलब कहीं पे मान लो दरवाजे पे दब गई, ठीक है, दरवाजे पे क्या होगी, आप दरवाजे पे थी छिपकली, आपने क्या किया, आपने दरवाजा खोल दिया और दरवाजे के बीच में आके उसकी जो पूंछ थी वो कट के नीचे गिर गई, ठीक है, क्या हो गई, कट के नीचे गिर गई। अब भाई उसकी पूंछ तो कट गई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर आप देखेंगे उसकी जो पूंछ थी ना, वो फिर वैसे ही हो जाएगी, ठीक है, जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी फिर से। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें रीजनरेशन हो रहा है, यानी कि पुनरुद्भवन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो जीव है उसका शरीर जो होता है, ठीक है, उसके शरीर से जो कटे भाग है, ठीक है, उसका शरीर का जो कटा हुआ भाग है, वहां से क्या होता है, वहां से नए जीव का विकास हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जनन या फिर पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, छिपकली की क्या हो गई, पूंछ कट गई, ठीक है, इसकी पूंछ जो है वो कट गई। अब धीरे धीरे क्या होगी, इसकी जो पूंछ है वो फिर से ग्रो कर जाएगी, ठीक है, क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पूंछ है ये कितने दिन बाद होती है, ये 22 वीक्स, ठीक है, कितने में, 22 वीक्स में ये क्या होती है, इसके जो पूंछ है वो फिर से वापस आ जाती है, यानी कि फिर से वो ग्रो करके नई पूंछ बना लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बीजाणु जनन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, बीजाणु जनन के बारे में पढ़ते हैं कि ये बीजाणु जनन क्या होता है, ठीक है। चलो, इस प्रकार के जनन में सामान्यता सूक्ष्म थैली, ठीक है, ये जो बीजाणु जनन होता है इसमें क्या होता है, इसमें सामान्यता यानी कि नॉर्मली क्या होती है, सूक्ष्म थैली जैसे बीजाणु धानियों का निर्माण होता है, ठीक है, क्या होता है, बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। हवा के द्वारा इनका प्रकीर्णन दूर दूर तक होता है, ठीक है, हवा के द्वारा यानी कि एयर के द्वारा क्या होता है, इनका जो प्रकीर्णन होता है वो दूर दूर तक होता है अनुकूल जगह मिलने पर, ठीक है, अनुकूल जगह क्या होता है, मिलने पर बीजाणु अंकुरित होते हैं तथा उनके भीतर की कोशिकीय जो रचना है, ठीक है, कोशिकीय जो रचना है वो क्या होती है, वो बाहर निकलकर वृद्धि, ठीक है, क्या होती है, बाहर निकलकर वृद्धि करने लगती है। जब ये विकसित होकर परिपक्व हो जाती है तो इनमें क्या होता है, इनमें पुनः जनन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। क्या कह रहा है कि सिंपल से अगर हम लोग भाषा में बोले, इसको सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग समझे तो ये जो बीजाणु जनन होता है इसमें सामान्यता क्या होता है, इसमें सामान्यता एक सूक्ष्म थैली बनती है, क्या बनती है, एक सूक्ष्म थैली जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग बीजाणु धानी कहते हैं, ठीक है। बीजाणु धानी का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, हवा के द्वारा इनका प्रकीर्णन क्या होता है, दूर दूर तक होता है, ठीक है। अनुकूल जगह मिलने पर क्या होता है, ये जो बीजाणु होते हैं ये अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं तथा इनके भीतर की यानी कि इनके अंदर की जो कोशिकीय रचना होती है वो क्या होती है, वो बाहर निकलकर वृद्धि करने लगती है जब ये विकसित होकर, ठीक है, जब ये क्या होती है, जब ये विकसित होकर
परिपक्व होती है, मेच्योर हो जाती है, तो ये क्या होते हैं, इनमें पुनः जनन करने की क्षमता आ जाती है। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है बीजाणु जनन। जैसे जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया आदि, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में बीजाणु जनन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कायिक जनन के बारे में, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो कायिक जनन होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें क्या होता है, जिसमें जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया के माध्यम से नया पौधा का विकास किया जाता है, कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन में क्या होता है, कायिक जनन में भाई जो जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं कायिक जनन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे पत्ती के माध्यम से अगर हम लोग बात करें, पत्ती के माध्यम से जो जनन होता है वो किसमें होता है, वो पत्थर चला जो हमारा ब्रायोफिल्लम होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रायोफिल्लम में जो जनन होता है, वो कायिक जनन होता है, वो किसके द्वारा, वो पत्तियों के माध्यम से होता है। अगर तना के माध्यम से देखें तो डहेलिया हो गया, जो हमारा गुलाब हो गया, इनमें तने के माध्यम से होता है। अगर जड़ में देखें तो जो शकरकंद होती है, ठीक है, जो शकरकंद होती है यानी कि स्वीट पोटैटो जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जड़ के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा आलू हो गया। आलू क्या होता है, आलू से एक है ना बल्ब जैसे संरचना निकलती है, और वही बल्ब क्या होती है, आगे चलकर नया पौधा बनाती है, नया पौधा बनाती है, फिर उसमें से फिर क्या होते हैं, आलू निकलते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग रूट प्रोपगेशन की बात करें, ठीक है, रूट प्रोपगेशन की बात करें, तो जो हमारा स्वीट पोटैटो होता है, यानी कि जड़ के द्वारा जो कायिक जनन होता है, वो किसमें, वो हमारे स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद में होता है। ठीक है, किसमें होता है, शकरकंद में होता है। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग जिंजर की बात करें, किसकी बात करें, जिंजर यानी कि अदरक की बात करें, तो अदरक में जो कायिक जनन होता है वो किसके, वो राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, राइजोम के द्वारा होता है। और वहीं पे अगर हम लोग पोटैटो की, आलू की बात करें, तो आलू में क्या होता है, एक ट्यूबर यानी कि बल्ब जैसे, है ना, आंख जैसे संरचना निकलती है, उससे क्या होता है, कायिक जनन होता है। ठीक है, लीफ के द्वारा यानी कि पत्तियों के माध्यम से किसमें होता है, ब्रायोफिल्लम में होता है। किसमें होता है, ब्रायोफिल्लम में होता है। फिर अगर हम लोग बल्ब की बात, ऑनियन की बात करें, तो ऑनियन में क्या होता है, बल्ब के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा होता है। ठीक है, फिर देखो जो हमारा ऑक्सिलस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रनर के द्वारा कायिक जनन होता है। फिर वहीं पे हमारा जो मिंट आता है, मिंट है ना, जो मिंट पुदीना होता है, जिसको गर्मी में आप सभी लोग उसमें डाल के, किसमें डाल के आप लोग डालते हैं ना, क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। गर्मी में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो शरबत बनाते हैं, चीनी, पानी, पुदीना उदीना सब कुछ डालकर बढ़िया शरबत बनाते हैं, पीते उसको। तो जो हमारा मिंट होता है, इसमें किसके द्वारा, शक्कर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, शक्कर के द्वारा होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पौधों में कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जो पौधे होते हैं उनमें कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। ठीक है, क्या होता है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग, ठीक है, जो जनन की प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें पादप का यानी कि पौधे के शरीर जो है, उसमें से जो कायिक या फिर वर्धी भाग होते हैं, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती होगी, है ना, आदि हो गया, उनमें से विलग होकर, परिवर्तित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। यहां तक डन है, चलो यहां तक डन है, यहां तक डन है, बताओ बताओ बताओ, यहाँ तक डन है। लो एक बार पानी पी लो आप सभी लोग, क्योंकि थक गए होगे ना, काफी देर से पढ़ रहे हो। एक बार पानी पी लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, अभी तक हम लोग पढ़े थे अलैंगिक जनन के बारे में, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, सभी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जितने भी डाउट्स है ना वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो अलैंगिक जनन जो होता है, जनन की वह विधि, ठीक है, जनन की वह विधि होती है जिसमें नर और मादा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में एकल जीव की आवश्यकता होती है, यानी कि एकल जनक की आवश्यकता होती है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अगर मेल और फीमेल दोनों है तभी वहां पे क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। अगर हम लोग, ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देखें कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग दूसरी भाषा में समझें, है ना, दूसरी भाषा में इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी कि जनन की वैसी प्रक्रिया
जिसमें जो दो विपरीत जीव, ठीक है, दो विपरीत जीव यानी कि मेल और दो फीमेल हैं, वो भाग लेकर क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मानव में होता है और स्तनधारी में ये अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, स्तनधारी क्या होते हैं, स्तनधारी वो होते हैं, उनको कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनको हम लोग स्तनधारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, है ना, ये सभी कहेंगे, सभी स्तनधारी होते हैं। तो इन सभी में क्या होता है, इन सभी में लैंगिक जनन होता है। देखो सेम, ठीक है, सेम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि अलैंगिक सॉरी लैंगिक जनन जो होता है वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेल का जो वो स्पर्म होता है और फीमेल का जो एग होता है, ठीक है, मेल का जो होता है, जो मेल है, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो नर होते हैं, उनसे क्या बनता है, उनसे स्पर्म निकलता है, ठीक है, उनसे क्या होता है, वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी कि मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है, और जो फीमेल होती है उनका फीमेल गैमेट क्या होता है, एग होता है, ठीक है, क्या होता है, एग होता है। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं। तो ये निषेचन की क्रिया करके यानी कि आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। अब ये जो जाइगोट है ये क्या होता है, ये डिवाइड होकर क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है, यानी कि भ्रूण बना लेता है। और यही जो भ्रूण है ये किसका, ये बेबी का डेवलपमेंट करता है, क्या करता है, बेबी का डेवलपमेंट करता है। और 9 महीने के बाद ये जो बेबी है वो माँ के शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे आप सभी लोग देखते होंगे, है ना, मान लो कोई है ना, कौन है, चिंटू है, और क्या हो गई, एक चिंटू की जो वाइफ थी, ठीक है, चिंटू हो गया और चिंटू की वाइफ जो थी, इन दोनों का क्या हो गया, इन दोनों की शादी हुई, ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई। आप क्या करेंगे, ये दोनों लोग लैंगिक जनन करेंगे, इनमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनसे क्या होगा, इससे एक नया, ठीक है, यानी कि छोटा सा एक चिंटू आएगा, 2-3 साल बाद क्या होगा, उनसे एक छोटा सा चिंटू आएगा। ठीक है, लैंगिक जनन को यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। जो नर युग्मक होता है, ठीक है, नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु यानी कि स्पर्म बोलते हैं। जो मेल होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, यानी कि स्पर्म बोलते हैं। जो मादा युग्मक होता है, जो मादा होती है, उनसे मादा युग्मक यानी कि वो फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग अंडाणु यानी कि ओवम कहते हैं, ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, सिंपल सा क्या है, जो मेल होंगे उनसे मेल गैमेट का निर्माण होगा। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। वहीं पे अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल से क्या होता है, फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। नर युग्मक आकार में छोटा एवं चल होता है। जो नर युग्मक होता है यानी कि जो शुक्राणु होता है वो क्या होता है, आकार में छोटा होता है, साइज जो उसका होता है वो छोटा होता है। और ये क्या होता है, ये मोटाइल होता है, यानी कि चल होता है, ठीक है, चलता है, चलनशील होता है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग मादा युग्मक की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, मादा युग्मक की बात करें, तो मादा युग्मक आकार में बड़ा एवं अचल होता है। जो मादा युग्मक होता है, जो अंडाणु होता है, वो क्या होता है, वो साइज में बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है जब आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज, ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, जब निषेचन होगा तब क्या होता है, तब युग्मनज यानी कि जाइगोट, किसका, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट विभाजित विकसित, ठीक है, विभाजित होकर विकसित होकर एवं विभेदित होकर, ठीक है, विभाजित होकर विभेदित होकर और विकसित होकर क्या करता है, एक जीव का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, एक जीव का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे देखो, मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है। ठीक है, स्पर्म है और क्या है, एग है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि निषेचन करते हैं। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो किसका निर्माण हुआ, जाइगोट का, यानी कि युग्मनज का निर्माण हुआ। अभी जो युग्मनज है ये क्या होगा, ये विभाजित होगा। ठीक है, इसका विकास होगा, इसका क्या होगा, इसका विभेदन होगा। तो ये क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। और यही एम्ब्रियो जो है वो क्या होता है, आगे चलकर बेबी का डेवलपमेंट करता है। क्या करता है, बेबी का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, चलो
लैंगिक जनन के यहाँ पे हम लोग गुण देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, लैंगिक जनन के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहले दिया है कि इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु भाग लेते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं। दूसरा दिया है इसमें निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। इसमें उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक के समान होता है, नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, समान नहीं होता है, ठीक है। जो होता है आनुवंशिक रूप से अगर समान है तो किसमें होगा, वो अलैंगिक जनन में होगा। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उसमें आनुवंशिक रूप से जो संतान है वो अपने जनक के समान नहीं होगी, ठीक है। मान लो आपकी शादी हो गई, ठीक है। अब आपसे जो बेबी आएगा, ठीक है, आपसे जो बेबी आएगा वो क्या एज इट इज आपके जैसा होगा, नहीं होगा। लेकिन अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होता है वो क्या होता है, वो अपने जनक के क्या होता है, समान होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट दिया है, यह जटिल प्रक्रिया होती है। जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगला दिया है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट दिया है, इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो विपरीत क्या होते हैं, लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, ठीक है। चलो डन है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखते हैं कि लिंग के आधार पर जो जीव होते हैं उनको हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। लिंग के आधार पर जो जीव होते हैं उनको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले हमारे एक लिंगी आते हैं और दूसरे हमारे द्विलिंगी आते हैं, यानी कि पहले हमारे यूनिसेक्सुअल और दूसरे हमारे बाइसेक्सुअल जीव आते हैं। अब अगर हम लोग यूनिसेक्सुअल की बात करें कि ये जो यूनिसेक्सुअल होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल से ही पता चल जाए कि इसमें, ठीक है, जो मेल होगा और जो फीमेल होगा वो अलग अलग जीव में होगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो अलग अलग जीव में होगा। लेकिन जो क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल जिसमें होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि जो द्विलिंगी जीव होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें नर और मादा दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक ही जीव में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दोनों की दोनों एक ही जीव में होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक लिंगी की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एक लिंगी जीव की बात करते हैं। तो एक लिंगी जीव क्या होते हैं कि ऐसे जीव जिनमें सिर्फ एक व्यक्ति होते हैं, अर्थात नर और मादा दोनों में से, ठीक है, जो दोनों में से एक ही जीव में से क्या होते हैं, नहीं होते हैं। यानी कि जो एकलिंगी होते हैं, एकलिंगी जीव होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें केवल और केवल या तो नर होगा या फिर मादा होगा, लेकिन दोनों के दोनों जीव एक ही जीव में नहीं होंगे, ठीक है। क्या होंगे, दोनों के दोनों एक ही जीव में नहीं होंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग एकलिंगी जीव कहते हैं। जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, कबूतर हो गया, है ना, बंदर हो गया, मछली हो गया, मेढक हो गया आदि। इन सभी में क्या होता है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एक लिंगी जीव होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जो मेल होता है और जो फीमेल होता है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों नहीं होते, अलग अलग दोनों होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं द्विलिंगी, ठीक है, यानी कि दो लिंगी जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऐसे जीव जिनमें नर और मादा दोनों होते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें क्या होगा, जिनमें मेल भी होगी और फीमेल भी होगी, दोनों मतलब मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, एक ही जीव के अंदर होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, केचुआ हो गया, कृमि हो गया, हाइड्रा हो गया आदि। इन सभी में क्या होता है, इन सभी में मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, दोनों एक ही जीव में होते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। ये जो लैंगिक जनन है ना, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पौधों में और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में, यानी कि मानव में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं किसके बारे में, पौधों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखते हैं। तो अगर हम लोग पुष्पी पादप की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, पुष्पी पादप की बात करें, तो जिस पौधे में, ठीक है, जिस पौधे में फूल उगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पुष्पी पादप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उसको हम लोग पुष्पी पादप कहते हैं। आप सभी लोग है ना गार्डन वगैरह लगाते हो, घर में फूल वगैरह लगाते हो, जिसमें अगर फूल आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका पुष्पी पादप होगा, ठीक है। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, वो पौधे का क्या होता है, जनन अंग होता है। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक गुलाब का, है ना, प्यारा सा गुलाब यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो गुलाब है, ऐसे जो फूल है, ठीक है, ये क्या है, ये जो इसका फूल है, फ्लावर है, जो पुष्प है, ये क्या है, ये इस पौधे का क्या है, इस पौधे का जनन अंग है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पुष्प के भाग के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, पुष्प के भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। जो पुष्प हमारा होता है, फ्लावर होता है, उसके मेनली 4 भाग होते हैं, यानी कि 4 पार्ट होते हैं उसके। कौन कौन से, पहला हमारा बाह्य दलपुंज जिसको हम लोग काइलेक्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, काइलेक्स बोलते हैं। दूसरा हमारा दलपुंज आता है जिसको हम लोग
कोरोला बोलते हैं। तीसरा हमारा पुमंग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। और चौथा हमारा आता है जायंग जिसको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार क्या होते हैं, ये चार मेन पुष्प के क्या होते हैं, भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जिनमें से ये जो हमारा बाह्य दल पुंज होता है और हमारा दल पुंज होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों पुष्प के सहायक अंग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये दोनों सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग इसकी बात करें यानी कि पुमंग की और जायांग की बात करें तो पुमंग और जायांग दोनों क्या होते हैं, ये दोनों इसके लैंगिक अंग होते हैं, इनके क्या होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, आवश्यक अंग, ठीक है। क्या बोल देते हैं, आवश्यक अंग बोल देते हैं, आवश्यक अंग, ठीक है। क्या बोल देते हैं, आवश्यक अंग बोल देते हैं। आप देखो, अब ये जो हमारा, ठीक है, क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है यानी कि कैलेक्ट होता है। दूसरा हमारा दलपुंज जिसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। तीसरा हमारा पुमंग आता है जिसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। और चौथा हमारा आता है, क्या आता है, हमारा आता है जायंग जिसको हम लोग गायनोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायनोशियम बोलते हैं। अब इन चारों को, ठीक है, इन चारों को क्या करते हैं, आगे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आगे डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ पे हमारा दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड देयर फंक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर के यानी कि पुष्प की संरचना के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखो जो हमारे पुष्प होता है, ठीक है, जो क्या होता है, जो हमारा पुष्प होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे अभी आप लोग क्या करो, अभी आप लोग, खैर अभी तो क्लास कर रहे हो, क्लास करने के बाद क्या करना, आप लोग जाना और जो गुड़हल का फूल होता है ना उसको लेकर आना ना, उसमें सारी चीजें ना बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगी। खैर यहाँ पे तो मैं आप लोगों के लिए लेकर नहीं आई हूँ ना, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, मुझे लेके आना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए। देखो जो हमारा फ्लावर होता है, पुष्प होता है, उसमें सबसे पहले क्या आता है, उसका बाह्य दल पुंज आता है, ठीक है। क्या आता है, बाह्य दल पुंज आता है, ठीक है। क्या आता है, बाह्य दल पुंज यानी कि कोरोला आता है, सॉरी कैलिक्स आता है। क्या आता है, कैलिक्स आता है। अभी जो बाह्य दल पुंज है, ठीक है, बाह्य दल पुंज जो होता है उसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो सेपल होती है, ठीक है। क्या होते हैं, सेपल होती है। दलपुंज की बात करें तो दलपुंज की जो यूनिट होती है वो पेटल होती है, यानी कि बाह्य दल हो गया ये बाह्य दल, और फिर हमारा हो गया दल, ठीक है। क्या हो गया, दल। अब देखो जो वाह्य दल होता है ना, अगर ये सिंगल है, अगर ये सिंगल है तो इसको हम लोग वाह्य दल बोलेंगे यानी कि सेपल बोलेंगे। अगर ये क्या है, अगर ये ढेर सारे हैं, ठीक है, क्या है, अगर ये ढेर सारे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग काइलेक्स यानी कि बाह्य दल पुंज बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, बाह्य दल पुंज बोल देते हैं। फिर हमारा आता है पेटल यानी कि क्या आता है, दल आता है। अब देखो अगर एक पंखुड़ी है, ठीक है, पंखुड़ी को वही हम लोग क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर एक पंखुड़ी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे। अगर ये क्या है, अगर ये एक साथ है, कई सारे हैं, ठीक है, कई सारे, अगर वो क्या कहते हैं, कई सारी हमारी पंखुड़ियां हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं बाह्य दल पुंज, जिसको हम लोग कोरोला बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो ग्रीन कलर की डंडी होती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पुष्प वृंत, ठीक है। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत बोलते हैं, ठीक। जिसको आप तोड़ते हो ना, जहां से तोड़ते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पुष्प वृंत बोलते हैं। अब फिर ये जो आगे वाला भाग होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पुष्पासन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन यानी कि पुष्प जो हमारा होता है, फूल जो हमारा होता है, जो जिसमें बैठा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। फिर हमारा आता है सेपल यानी कि बाह्य दल आता है। बाह्य दल अगर एक है तो क्या है, बाह्य दल है। अगर ढेर सारे हैं तो क्या हो गया, बाह्य दल कुछ हो गया, कैलेक्स हो गया। अगर वहीं पे पेटल यानी कि दल एक है तो पेटल होगा। अगर कई सारे हैं तो क्या होगा, हमारा दल पुंज हो जाएगा यानी कि कोरोला हो जाएगा, ठीक है। फिर फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा पुमंग आता है, ठीक है। क्या आता है, पुमंग आता है, ठीक। तो पुमंग जो हमारा होता है, ठीक है, क्या होता है, पुमंग होता है जो हमारा, उसके जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेमन यानी कि पुंकेसर होती है, ठीक है। क्या होती है, पुंकेसर होती है, ठीक है। क्या होती है, पुंकेसर होती है। और जो पुंकेसर होते हैं ना, उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला एंथर होता है, दूसरा होता है फिलामेंट, ठीक है। क्या होता है, पहला एंथर होता है, दूसरा होता है फिलामेंट, ठीक है। एंथर जिसको हम लोग परागकोश बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। अब फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कुतंत्र बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कुतंत्र बोलते हैं। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है भाई, क्या आता है, फिर हमारा पिस्टिल, पिस्टिल आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्त्री केशर, स्त्री केशर, ठीक है। ये किसकी यूनिट होती है, ये गायनोशियम की यानी कि जायांग की, ठीक है, किसकी, जायांग की,
गाइनोशियम की यूनिट होती है, क्या होती है, पिस्टिल होती है। अब ये जो पिस्टिल है, ठीक है, जो जायांग सॉरी स्त्रीकेशर है, इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। पहला स्टिग्मा आता है जिसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। दूसरा हमारा स्टाइल आता है जिसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। और तीसरी हमारी आती है ओवरी, जिसको अंडाशय बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, यहां तक डन है, डन है। चलो एक बार फिर से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। जिसको जो ग्रीन ग्रीन डंडी होती है, मान लो ये पुष्प है, ये आगे यहाँ पे फूल लगा हुआ है, तो नीचे वाली ये डंडी है, तो ये जो डंडी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पुष्प वृंत बोल देंगे। अब फिर ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, जहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पुष्प है वो बैठा हुआ होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पुष्पासन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का, ठीक है, जो ग्रीन कलर की पत्ती जैसी संरचना दिख रही है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेपल, ठीक है, यानी कि बाह्य दल बोलते हैं। अगर एक है तो बाह्य दल, अगर एक से ज्यादा है तो उसको बाह्य दल पुंज यानी कि कैलेक्स बोलते हैं। फिर ये जो, ठीक है, रंग बिरंगी सुंदर से पिंक कलर की जो आपकी पंखुड़ियां दिख रही है, ठीक है, आपको पंखुड़ियां दिख रही हैं, ये क्या होते हैं, ये दल होते हैं, यानी कि पेटल होते हैं। अगर एक है तो पेटल है, अगर ढेर सारे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो दलपुंज हो जाएंगे, यानी कि कोरोला हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोरोला हो जाएगा। ठीक, यहां तक डन है। ये क्या भाग थे, ये जो भाग होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। अब हमारा आता है पुंकेसर, ठीक है, क्या आता है, पुंकेसर यानी कि स्टेमन आता है। स्टेमन जो होता है, ठीक है, ये किसकी यूनिट होती है, ये हमारे पुमंग की, ठीक है, किसकी, पुमंग की, यानी कि एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम की यूनिट होती है, क्या होती है, एंड्रोशियम की यूनिट होती है पुंकेसर, ठीक है। अब ये जो पुंकेसर है यानी कि पुमंग है, ये क्या होता है, ये पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, नर भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, नर भाग होता है। अब पुंकेसर के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है परागकोश यानी कि एंथर, और दूसरा होता है फिलामेंट, जिसको हम लोग कुतंत्र बोलते हैं। फिर हमारा आता है स्त्रीकेशर यानी कि पिस्टिल आता है। पिस्टिल किसकी यूनिट होती है, पिस्टिल यूनिट होती है जायांग की, ठीक है, किसकी, जायांग की यूनिट होती है। और जो जायांग होता है, ये पुष्प का क्या होता है, ये पुष्प का मादा भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, मादा भाग होता है। अब जो पिस्टिल है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला स्टिग्मा आता है जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, दूसरा स्टाइल जिसको वर्तिका बोलते हैं, तीसरा आता है ओवरी जिसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो सेम चीज यहाँ पे भी दी हुई है, ठीक है, वही सेम यहाँ पे इंग्लिश वो हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वही है, पुष्पासन हो गया, पुष्प ग्रंथ हो गया, पुष्पासन हो गया, है ना, बाहरी दलपुंज हो गया, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया, पंखुड़ी हो गई। फिर हमारा क्या हो गया, स्त्रीकेशर हो गया, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय हो गया। पुंकेसर हो गया, जिसमें परागपुष्प और कुतंतु हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बाह्य दल को, ठीक है, किसको पढ़ते हैं, बाह्य दल यानी कि सेपल को पढ़ते हैं। तो बाह्य दल हमारा क्या होता है, बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, जिसकी संरचना हरे रंग की छोटी, ठीक है, जिसकी जो संरचना होती है वो हरे रंग की छोटी पत्तीनुमा होती है, ठीक है, संरचना जो होती है वो हरे रंग की छोटी पत्तीनुमा होती है, जिसे बाह्य दल, ठीक है, क्या कहते हैं, बाह्य दल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बाह्य दल के नाम से जाना जाता है या फिर जानते हैं। जब ये संयुक्त होते हैं तो इन्हें बाह्य दलपुंज यानी कि कैलेक्स कहा जाता है, या सहायक अंग होते हैं, ठीक है। यह क्या होता है, यह पुष्प का, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, यह पुष्प का सहायक अंग होता है, क्या होता है, पुष्प का सहायक अंग होता है। अगर इसके कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य होता है, यानी कि जो बाह्य दलपुंज होता है, कैलेक्स होता है, सेपल होता है, इसका कार्य क्या होता है, बाह्य दल, ठीक है, जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल के वर्षा, ठीक है, बाह्य दल क्या होता है, वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करता है, ठीक है, बाह्य दल क्या करता है, बाह्य दल पुष्प की वर्षा से और किससे, और ये जो पुष्प होते हैं, ठीक है, पुष्प की किससे, वर्षा से और धूप से क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है, क्या करता है, सुरक्षा करता है। देखो ये क्या हो गया, ये हमारा पुष्प ग्रंथ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा पुष्प बैठा होगा, इसको हम लोग पुष्पासन बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, पुष्पासन बोलेंगे, ठीक। अब इसी में से क्या होगी, इसी में से एक ग्रीन कलर की संरचना निकलती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से संरचना निकलती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बाह्य दल पुंज बोलते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं दलपुंज के बारे में, यानी कि कोरोला के बारे में पढ़ते हैं। तो दल चक्र, ठीक है, जो दल चक्र होता है पुष्प का दूसरा चक्र कहलाता है, जो बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित होता है। कहाँ पे, बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित होता है, बाह्य दल चक्र के अंदर, या फिर ऊपर रंगीन पत्तों का एक चक्र होता है, तथा इन रंगीन पत्रों को दल पत्र कहते हैं, ठीक है, इन रंगीन पत्रों को क्या कहते हैं,
दल पत्र कहते हैं। यह लगभग या फिर यह प्रायः क्या होता है, 2 से 6 दलों का बना होता है। यह परागण हेतु कीटों को आकर्षित करता है। जो दलपुंज होता है वो कैसे बना होता है, वो इस टाइप से बना होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे बनाते हैं वो कैसे बना होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे बनाएंगे, क्या बना दिए, ये ओवरी बन गई, ये स्टाइल बन गई और ये सिग्मा बन गया। ठीक है, क्या बन गया, स्टिग्मा बन गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे बनेगा ये ऐसे ऐसे करके पंखुड़ी। ठीक है, क्या बनेगी, पंखुड़ी। और यही हमारी क्या है, यही हमारी दलपुंज होता है, यानी कि कोरोला होता है। ठीक है, क्या होता है, कोरोला होता है। डन है कि नहीं। तो यहाँ से ये ऐसे संरचना होती है, पत्ती जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पुमंग यानी कि एंड्रोशियम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, एंड्रोशियम के बारे में पढ़ते हैं। पुंकेसर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है। ठीक है, जो पुंकेसर होता है, ठीक है, जो पुमंग होता है वो क्या होता है, वो वास्तविक में क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है, या पुष्प का तीसरा चक्र है, जो नर अंग का बना, जो नर अंगों का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, इसमें बहुत लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको पुंकेसर यानी कि स्टेमन कहा जाता है। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, जिनको स्टेमन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिनको हम लोग स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर में एक, ठीक है, जो पुंकेसर होता है, जो स्टेमन होता है, उसमें क्या होता है, पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है, जिसे परागकोश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, परागकोश कहा जाता है। परागकोश पतले लचीले तंतु के सिरे पर स्थित होता है। परागकोश में पराग कणों की उत्पत्ति होती है। परागकोश में क्या होता है, परागकोश में पराग कणों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे समझ आया, नहीं समझ आया, आगे समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं जायांग के बारे में। तो पौधे का मादा जनन अंग होता है, अंग ही जायांग कहलाता है। ठीक है, जो पौधा होता है, फ्लावर सॉरी प्लांट्स होता है, उसका जो फीमेल, ठीक है, फीमेल जो ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, वो कौन सा, वो जायांग कहलाता है, यानी कि गायनोशियम कहलाता है, जो पुष्प के बीचों बीच में पाया जाता है। कहाँ पे, पुष्प के बीचों बीच में पाया जाता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय कहलाता है। मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष का जो भाग होता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है, जो प्रायः चिपचिपा होता है, जिस पर क्या होता है, परागकण आकर चिपक जाते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में, ठीक है, तथा प्रत्येक बीजांड में क्या होता है, एक अंड कोशिका होती है। ठीक है, क्या होती है, एक अंड कोशिका होती है। ठीक है, यहां तक डन है, आगे समझते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग पुष्प के नर और जो मादा जनन अंग है, ठीक है, उसकी रचना के बात करते हैं। ठीक है, उसकी रचना को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा देखो, चलो पहले पुष्प बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पुष्प को पहले बना लेते हैं, फिर समझेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर समझेंगे। अरे चलो 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 चलो, आप लोग ना अच्छे से बनाइएगा इसको। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, क्या करना है, आप लोगों को इसको अच्छे से बनाना है। मान लो ये हमारी हो गई, क्या हो गई, हो गई। ठीक है, यहाँ तक डन है। चलो अब ये हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया ये फ्लावर। ठीक है, विवाह दल पुंज तो रह ही गए, इसके वाह दल पुंज भी बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके वाह दल पुंज हो गए। ठीक है, मेन चीज तो अभी बनाया ही नहीं है। अब बोलो दीदी कि मेन चीज तो इसकी बनाए ही नहीं हो आप, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। चलो देखो, ये क्या है, ये हमारा पुष्प व्रंत हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पुष्प व्रंत हो गया, पुष्प व्रंत हो गया। ये क्या हो गया, पुष्पासन हो गया, जिसपे पुष्प हमारा क्या होता है, बैठा होता है। ये क्या हो गया, ये हमारा वाह दल पुंज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वाह दल पुंज हो गया। और ये हमारा क्या है, ये हमारा दल पुंज हो गया। ठीक है, आप देखो, अब ये जो लंबी लंबी संरचना दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोमल, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे परागकोश होता है। ठीक है, क्या होता है, परागकोश होता है। और ये वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोतंतु। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। अब ये हमारा आता है फीमेल वाला पोर्शन। ठीक है, क्या आता है, बीच में जो स्थित होता है वो हमारा फीमेल वाला पोर्शन आता है। ऊपर वाला जो भाग होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं,
बीच वाला जो भाग होता है इसको वर्तिका बोलते हैं, और लास्ट वाला ये जो भाग होता है, ठीक है, ये जो ओवल शेप की संरचना होती है इसको अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। ठीक, अब इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, नर वाले भाग को देखते हैं। तो नर वाले भाग में क्या होता है, ये हमारा पुंकेसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा पुंकेसर हो गया। अभी जो ऊपर वाला भाग है इसका, ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है, ये हमारा पराग कोश होता है। पराग कोश में क्या होता है, पराग कोश में छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे पराग कण का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें, पराग कण का, जो पराग कोश होते हैं, पराग कोश में क्या होता है, पराग कोश में पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है, पराग कण का फॉर्मेशन होता है। और जो ये लंबी सी संरचना दिख रही है, ठीक है, ये जो लंबी सी संरचना दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोतांत्र यानी कि फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और इसको परागकोश को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ठीक है, इतना डन है। तो ये हमारी क्या होती है, ये जो पुष्प होता है उसका नर भाग होता है। ठीक है, नर भाग की संरचना, ठीक है, क्या हो गई, नर भाग की संरचना हो गई, पुष्प के नर भाग की संरचना। अब जो ये पुष्प होता है उसके जो मादा भाग होता है, ठीक है, अगर उसकी हम लोग बात करें, ठीक है, तो मादा भाग जो हमारा होता है उसमें सबसे पहले वर्तिकाग्र आता है, यानी कि जो ऊपर वाला ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, बीच वाला ये जो लंबा सा भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, जो लंबा सा भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। फिर बीच में सबसे लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा लंबा लंबा बना है लेकिन गोल गोल सा होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं, यानी कि ओवरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओवरी के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या करनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। सेम वही चीज यहाँ पे भी दी हुई है। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे भी दी हुई है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया। जो बीज होता है उसकी जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो परागकोश में, ठीक है, क्या होता है, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी कि स्वपरागण के द्वारा या फिर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र यानी कि पर परागण पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जो हमारा क्या है, जो हमारा परागकोश है उसमें जो उत्पन्न हो रहे हैं क्या, परागकण, ये क्या होते हैं, ये हवा के माध्यम से या फिर पानी के माध्यम से या फिर किसी जंतु या जीव, कीट हो गया हमारा, ठीक है, उनके माध्यम से क्या होते हैं, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, अगर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पड़ रहे हैं तो किसमें होगा, वो स्वपरागण वहां पे होगा। ठीक है, क्या होगा, स्वपरागण। अगर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में पड़ रहे हैं तो किसके द्वारा होगा, वहां पे पर परागण होगा, यानी कि क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो इससे क्या होते हैं, इससे ये जो परागकण होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र में होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। जो परागकण होते हैं इससे क्या होती है, एक नलिका विकसित होती है, एक नलिका निकलती है जो कि कहाँ पे, वर्तिकाग्र से होते हुए सीधे कहाँ पे, बीजांड पर पहुंच जाती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक, ठीक है, जो अंडाशय होता है, ओवरी होता है, उसके अंदर नर और मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है, क्या होता है, निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। जब निषेचन हुआ तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, युग्मनज में विभाजन, ठीक है, युग्मन जो है, जो जाइगोट है उसमें क्या होता है, उसमें विभाजन यानी कि डिवाइड होकर क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। ठीक है, बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में क्या होता है, बदल जाता है। जो हमारा बीजांड होता है, ठीक है, बीजांड में क्या होता है, एक कठोर आवरण विकसित हो जाता है और फिर वो किसमें, वो बीज में बदल जाता है। और जो अंडाशय होता है ये किसमें, ये फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फूल के जो अन्य भाग होते हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं परागण के बारे में, यानी कि पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जब किसी पुष्प का, ठीक है, जब किसी पुष्प का परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प में, ठीक है, किसी पुष्प के यानी कि या तो उसी पुष्प में या फिर किसी दूसरे पुष्प के क्या होते हैं, पौधे के पुष्प तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। जो परागण होता है, परागण की क्रिया दो विधियां होती है। ठीक है, कितनी विधियां होती है, दो विधियां होती है। पहला होता है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है पर परागण जिसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्वपरागण को देखते हैं यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को देखते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प पर
पड़ता है तो वह स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्वपरागण। मान लो ये हमारा हमारा क्या है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा पुष्प हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? पुष्प हो गया। इसके क्या, इसके परागकोश से परागकण निकला। ठीक है, क्या निकला? परागकण निकला। ये जो परागकण है ये क्या हुआ? निकल गया। फिर क्या होगा? निकलने के बाद फिर से यह क्या हो जाएगा? इसी पुष्प के अंदर। ठीक है, इसे पुष्प में क्या होता है? इसी पुष्प में पड़ जाता है, वर्तिकाग्र के अंदर चला जाता है, वर्तिका में चला जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि किसी पुष्प के परागकोश से, ठीक है, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तो वह पर परागण कहलाता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु के द्वारा, जल के द्वारा या फिर प्राणी जैसे वाहकों के द्वारा क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये किसके द्वारा? या तो वहां पे, ठीक है, जल यानी कि पानी के माध्यम से होगा, वायु के माध्यम से होगा, या फिर किसी अन्य प्राणी की हेल्प से क्या होता है? ये सेल वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं निषेचन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? निषेचन के बारे में पढ़ते हैं कि निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो नर व मादा युग्मकों का आपस में मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। जस्ट मैंने पीछे आपको बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था निषेचन क्या होता है। निषेचन के दौरान युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो 2 चरणों में क्या होती है? कंप्लीट होती है। पहला अंतर निषेचन होता है, दूसरा हमारा बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। अब एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले अंतर निषेचन को देखते हैं, यानी कि इंट्रा फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। तो इसमें निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के भीतर यानी कि अंदर क्या होता है? संपन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अंतर निषेचन कहते हैं। निषेचन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसी को हम लोग अंतर निषेचन कहते हैं। जैसे मानव हो गया, स्तनधारी हो गया, पक्षी हो गया, आदि हो गए। अगर हम लोग बाह्य निषेचन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? बाह्य निषेचन की बात करें तो निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का जो संलयन है वो मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन बोलते हैं। जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, मच्छर हो गया, शैवाल हो गया इत्यादि। इन सभी में क्या होता है? इन सभी में बाह्य निषेचन होता है। मानव में स्तनधारी जितने भी स्तनधारी हैं, ठीक है, आपके पक्षी हो गए, इन सभी में क्या होता है? इन सभी में अंतर निषेचन होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मानव में लैंगिक जनन। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो मानव होते हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। तो मानव एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर जनन तंत्र अलग जीव में तथा जो मादा जनन तंत्र होता है वो अलग जीव में पाया जाता है। मानव जो होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। जो मानव होते हैं उनमें जो नर जनन तंत्र होता है वो अलग जीव में, और जो मादा जनन तंत्र होता है वो किसमें? वो अलग जीव में पाया जाता है। ठीक है, तो जो मानव होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं यौनारंभ के बारे में, यानी कि प्यूबर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि जो प्यूबर्टी होती है ये क्या होती है। ठीक है, तो मानव में यौनारंभ जो होता है वो शारीरिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो कालक्रम है, कालक्रम में जो बच्चे हैं वो बढ़कर प्रजनन के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं? समर्थ हो जाते हैं। लड़कियों में लगभग 10 से 14 वर्ष की आयु में, ठीक है, जो लड़कियां होती हैं यानी कि जो फीमेल्स होती हैं इनमें 10 से 14 वर्ष की आयु में क्या होते हैं? इनमें क्या हो जाता है? इनमें इनके जो अंग हैं, ठीक है, लैंगिक अंग होते हैं, लैंगिक ऑर्गन होते हैं जो, वो समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, कब? 10 से 14 की आयु में। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग लड़कों की बात करें तो लड़कों में 12 से 16 वर्ष की आयु में क्या होता है? ये प्रायः जो जनन अंग होते हैं इनके वो क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, लड़कों में कितना होता है? लड़कों में 12 से 16 वर्ष। ठीक है, 12 से 16 वर्ष की आयु में जो जनन अंग है वो क्या हो जाते हैं? वो क्रियाशील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं। और इस अवस्था में लड़के लड़कियों के जो शरीर है, ठीक है, जो लड़का है यानी कि जो बॉय है, जो गर्ल्स है, उनके बॉडी में क्या होता है? उनके बॉडी में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग लड़कियों की बात करें, ठीक है, तो लड़कियों में क्या होता है? जब यौनारंभ होता है यानी कि प्यूबर्टी जब उनकी स्टार्ट होती है तब क्या होता है? लड़कियों की आवाज जो होती है ना, वो सुरीली हो जाती है, मीठी हो जाती है ना। साथ ही साथ नितंबों पर बाल आना हो गया, है ना, और क्या हो गया? स्तनों का विकास हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं?
जो गर्ल्स होती है उनमें ये चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें लड़कों की, तो लड़कों में क्या होता है कि दाढ़ी मूंछ का आना हो गया, है ना, जो कंधे उनके होते हैं कंधों का चौड़ा होना हो गया, और जो उनकी आवाज होती है उसमें क्या होता है, उसमें भारीपन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, भारीपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक डन है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या तो मेल रिप्रोडक्शन पूछा जाएगा या फिर आपसे फीमेल रिप्रोडक्शन पूछा जाएगा। शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, नर जनन तंत्र की बात करें, यानी कि मेल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो नर जनन कोशिका, ठीक है, जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग जो होते हैं, अंगों को ही हम लोग संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। सेम यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका क्या होगी, जो मेल्स होते हैं उनमें क्या बनता है, उनमें स्पर्म बनता है, जो फीमेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ओवम यानी कि एग बनता है। ठीक है, तो ये जो मेल का जो स्पर्म है यानी कि जनन कोशिका है, इसको उत्पादित करने के लिए, इसको बनाने के लिए, ठीक है, जो बनाने वाले जो अंग है और जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने पहुंचाने वाले जो अंग हैं, इनको जब हम लोग संयुक्त रूप से देखते हैं, संयुक्त रूप से पढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी को हम लोग नर जनन तंत्र कहते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, डायग्राम बना हुआ है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में, ठीक है, डायग्राम भी पूछ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे आपसे डायग्राम पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका ब्रशर आता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रशर आता है, यानी कि टेस्टिस आता है। ठीक है, क्या आता है, टेस्टिस आता है। और जो ये मेल होते हैं, ठीक है, मेल का जो प्राथमिक ऑर्गन होता है, प्राथमिक जो अंग होता है, वो क्या होता है, वो टेस्टिस होता है। ठीक है, क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक, तो टेस्टिस हो गया, मूत्राशय हो गया, शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, कंद मूत्र पथ हो गया, यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, शुक्रवाहक हो गया, मूत्र मार्ग हो गया और कृष्णमुंड हो गया। इन सभी के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो नर जनन तंत्र होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सबसे पहले अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम लोग क्या पर देखते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग को देखते हैं। ठीक है, किसको, प्राथमिक लैंगिक अंग को देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो वृषण होता है, यानी कि टेस्टिस होता है। ठीक है, क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या होता है, जो नर होते हैं, जो मेल होते हैं, उनका क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। और इसी टेस्टिस में क्या होता है, इसी टेस्टिस में स्पर्म, ठीक है, क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, कहाँ पे, इसी टेस्टिस के अंदर ही। अगर हम लोग बात करें द्वितीयक लैंगिक अंग की, तो द्वितीयक लैंगिक अंग में हमारा वृषण कोश आता है, शुक्रवाहिनी आता है, शुक्राशय आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि आती है और कृष्ण आता है, यानी कि पेनिस आता है। ठीक है, क्या आता है, पेनिस आता है। ठीक, चलो अब एक एक करके इन सभी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सभी को पढ़ लेते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे भी दी हुई है। ठीक है, क्या है, सेम वही चीज यहाँ पे भी दी हुई है। पहला वृषण हो गया, वृषण कोश हो गया, अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहिका हो गया, शुक्राशय हो गया, शिश्न हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई और हमारी काउपर ग्रंथि हो गई। अब इन सभी ऑर्गन को एक एक करके अच्छी तरीके से समझते हैं कि इन सभी का काम क्या होता है। ठीक है, ये सभी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कैसे वर्क करते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिस को पढ़ते हैं, यानी कि वृषण को देखते हैं कि वृषण क्या होता है। तो यहाँ नर, ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं ये क्या होते हैं, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। टेस्टिस हमारा क्या होता है, नर का यानी कि मेल का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जिसकी संरचना अंडाकार होती है तथा इसकी संख्या एक जोड़ी, ठीक है, कितनी होती है, एक जोड़ी यानी कि दो होती है, जो उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम कहते हैं। वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो मेल होते हैं जितना उनके बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, उसके टेम्परेचर से क्या होता है, ये वृषण कोश जो वृषण जो होता है, वृषण कोश जो होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जिससे क्यों कम होता है, अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, जो शुक्राणु है, जो स्तंभ है, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं रह पाएंगे। अगर कम हो जाएगा तब भी सही तरीके से नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों होता है, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। ठीक है, प्रत्येक वृषण में लगभग 250
ठीक है। प्रत्येक वृषण में कितने, लगभग 250 यानी कि 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 3 शुक्रजनक, ठीक है, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर कितने, लगभग 3, क्या होते हैं, लगभग 3 शुक्रजनक नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है, क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, जो शुक्राणु का निर्माण करती हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, वृषण पे होता है। कैसे होता है, जो वृषण होता है, ठीक है, उसमें लगभग कितने, उसमें लगभग 250 कक्ष पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वृषण जो होता है, जिसे वृषण पालिका कहते हैं, यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। जो प्रत्येक वृषण पालिका है उसके अंदर 3 शुक्रजनक क्या होती है, नलिकाएं होती हैं, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम लोग अधिवृषण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एपिडिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं कि एपिडिडर्मिस क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, वृषण और स्क्रोटम के बारे में पढ़ा, और शुक्राणु कैसे बनता है उसके बारे में भी पढ़ लिया। जो अधिवृषण होते हैं, सभी शुक्रजनक नलिकाएं जो होती हैं वो आपस में मिलकर, ठीक है, आपस में मिलकर एक घुमावदार संरचना बनाती हैं, जिसे अधिवृषण कहते हैं। जो अधिवृषण होता है वो क्या होता है, उसमें जितने भी शुक्रजनक नलिकाएं हैं वो आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, मिल जाती हैं, और मिलकर के क्या बनाती है, एक घुमावदार संरचना बनाती है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। यह लगभग 6 मीटर, ठीक है, जो वृषण अधिवृषण होता है वो कितना, वो लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नली है, जो शुक्रवाहिकाओं, ठीक है, जो क्या करती है, जो शुक्रवाहिकाओं का समूह होती है, ठीक है, क्या होती है, शुक्रवाहिकाओं का समूह होती है। इससे शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें शुक्राणु जो होते हैं वो परिपक्व होते हैं, यानी कि स्पर्म जो होते हैं, ठीक है, स्पर्म क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्पर्म मेच्योर होते हैं, कहाँ पे, अधिवृषण में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं शुक्रवाहिका नलिका, यानी कि वासा डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो वृषण और अधिवृषण को जोड़ने वाली जो नलिका होती है उसी को हम लोग शुक्रवाहिका नली कहते हैं, ठीक है। जो हमारा वृषण और हमारा अधिवृषण है, इसको जो जोड़ने वाली, इसको कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब होती है, जो नलिका होती है, उसी को हम लोग शुक्रवाहिका नली कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका नली कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं शिश्न के बारे में, यानी कि पेनिस के बारे में पढ़ते हैं कि पेनिस क्या होता है। तो इसकी संरचना मांसल होती है, ठीक है, जो पेनिस होता है उसकी जो संरचना होती है वो मांसल होती है, जो हर्षण ऊतक का बना होता है। इसके सहारे ही मादा के योनि में शुक्राणु को पहुंचाया जाता है। जो पेनिस होता है, ठीक है, पेनिस जो होता है उसकी जो संरचना होती है वो कैसी, वो मांसल होती है, और ये किसका बना होता है, ये हर्षण ऊतक का बना होता है। जो पेनिस होता है इसका काम क्या होता है, पेनिस के थ्रू ही जो फीमेल्स होती है, जो मादा होती है, उनके वजाइना में क्या होता है, तो स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। आप पढ़ते हैं शुक्राशय के बारे में, यानी कि सेमिकल वेसिकल के बारे में पढ़ते हैं, सेमाइनल वेसिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होता है, ठीक है। जो शुक्राशय होता है वो कहाँ पे, वो मूत्राशय के पीछे स्थित होता है, तथा ये वीर्य का लगभग 60%, ठीक है, जो वीर्य होता है, जो सीमेन होता है, उसका लगभग 60% बनाता है, चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करता है, ठीक है। शुक्राशय में क्या होता है, जो शुक्राशय होता है वो लगभग जो वीर्य है, सीमेन है, उसका लगभग कितना, 60% बनाता है, और ये कैसे, ये एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, ठीक है, क्या करता है, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। यहाँ पे पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके स्थान की बात करें, यानी कि लोकेशन की बात करें, तो यह जो ग्रंथि है, प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, वो मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे और मूत्र मार्ग के, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये वाला, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के, और कहाँ पे, और यूरेथ्रा के, ठीक है, और कहाँ पे, और यूरेथ्रा के, यहाँ पे क्या है, ये वाला नीचे वाला क्या है, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा के, ठीक है, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे और मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित होती है, ठीक है, कहाँ पे, चारों ओर स्थित होती है ये वाली ग्रंथि, ठीक है। रोको, ऐसे कर रही हूँ, ये वाली, ठीक है, ये कुछ इस तरीके की दिखेगी, तो यही क्या होती है, यही हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। कहाँ पे स्थित होती है, वो मूत्राशय के ठीक नीचे, ठीक है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके ठीक नीचे, और हमारा जो यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग होता है, उसके चारों ओर स्थित होती है। ये क्या है, ये यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इसके चारों ओर स्थित होती है। क्या स्थित होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर इसके फंक्शन की बात करें, ठीक है, क्या बात करें, इसके फंक्शन की बात करें, तो यह एक दुधिया तरल पदार्थ है, यानी कि मिल्की फ्लूइड को क्या करता है, बनाता है,
जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो क्या करती है, वो एक मिल्की फ्लूइड बनाती है जो वीर्य यानी कि सीमेन का लगभग 30% भाग होता है। ठीक है, इस द्रव में एंजाइम, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया आदि होते हैं। ठीक है, ये जो मिल्की फ्लूइड होता है ना, इसमें क्या क्या होता है, इसमें एंजाइम हो गया, कैल्शियम हो गया और प्रोटीन, ये सारी चीजें इसमें होती हैं जो शुक्राणुओं को सक्रिय और गतिशील यानी कि मोटाइल बनाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो स्पर्म है उनको सक्रिय करते हैं यानी कि एक्टिवेट करते हैं और साथ ही साथ गतिशील यानी कि मोटाइल बनाते हैं। यह द्रव का ये जो द्रव होता है, ठीक है, यह द्रव शुक्राणुओं को, ठीक है, क्या होता है, ये जो द्रव होता है वो शुक्राणुओं को, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई, ठीक है, अब चलेगा, है ना, अब चलेगा, अब चलेगा ये। यह द्रव जो होता है वो शुक्राणुओं को अम्लीय वातावरण, ठीक है, क्या कहता है, अम्लीय वातावरण यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाता है ताकि वो उस स्त्री यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी कि स्त्री जनन तंत्र में जीवित रह सके। ठीक है, आप देखो ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा द्रव है, जो फ्लूइड है, वो क्या करता है, वो शुक्राणुओं की जो अम्लीयता होती है, शुक्राणुओं को क्या करता है, अम्लीयता से बचाता है। ठीक है, अम्लीय वातावरण से क्या करता है, बचाता है ताकि जो शुक्राणु है वो कहाँ पे, वो फीमेल के, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यानी कि सिस्टम में क्या हो सके, सही से रह सके। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं काउपर ग्रंथि के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, काउपर ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर इसके स्थान की बात करें तो यह दो छोटी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, क्या होती है, दो छोटी ग्रंथियां होती हैं जो मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा के दोनों ओर प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट जो हमारी ग्रंथि होती है उसके ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक है, ये देखो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये क्या हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया। इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में स्थित होती है, क्या स्थित होती है, हमारी काउपर ग्लैंड। ठीक है, क्या होती है, काउपर ग्लैंड हमारी स्थित होती है। अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो यह एक साफ, ठीक है, ये क्या करती है, एक साफ चिपचिपा तरल यानी कि क्लियर स्टिकी फ्लूइड बनाती है। यह जो द्रव होता है मूत्र मार्ग को स्नेहक यानी कि ल्यूब्रिकेट करता है, क्या करता है, ल्यूब्रिकेट करता है और मूत्र में बचे अम्लीय अवशेषों को जो एसिडिक ट्रेस होते हैं उनको क्या करता है, उनको निष्क्रिय करता है। कौन करता है, ये जो काउपर ग्रंथि होती है एक क्लियर स्टिकी फ्लूइड का क्या करती है, बनाती है, जो क्या करता है, जो मूत्र मार्ग है यानी कि यूरेथ्रा है उसको क्या करता है, उसको मूत्र में बचे जो अम्लीय होते हैं, अम्लीय अवशेष होते हैं उनको क्या कर देता है, उनको निष्क्रिय कर देता है। तरल, ठीक है, ये जो तरल होता है, जो लिक्विड होता है, ये क्या करता है, ये इंटरकोर्स के दौरान शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग से आसानी से निकालने में सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है, मूत्र मार्ग से आसानी से निकालने में सहायता करता है। ठीक है, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं वीर्य यानी कि सीमेन के बारे में। तो वीर्य का पीएच जो होता है वो लगभग 7.2 से 8 होता है। ठीक है, कितना होता है, 7.2 से 8 होता है। मैथुन के समय सिस्टम से निकलने वाला जो द्रव होता है वो वीर्य कहलाता है, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान, मैथुन के दौरान, ठीक है, जो क्या होता है, जो द्रव निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसी को हम लोग वीर्य यानी कि सीमेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। शुक्राणु जो होता है वो सक्रिय द्रव तथा प्रोस्टेट द्रव से मिलकर वीर्य बनाता है। ठीक है, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु हो गया, सक्रिय द्रव हो गया और प्रोस्टेट जो द्रव है, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो तीनों मिलकर वीर्य बना लेते हैं। ठीक है, वीर्य में उपस्थित जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, स्पर्म को हटाकर जो द्रव बचता है उसे सक्रिय द्रव यानी कि सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, जो सीमेन होता है अगर उसे क्या किया जाए, उसे जो स्पर्म है उसको निकाल लिया जाए, निकालने के बाद जो फ्लूइड बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग सक्रिय द्रव यानी कि सेमिनल, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो मिल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है जिसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, अंडाशय आता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो मेल होते हैं यानी कि जो नर होते हैं, पुरुष होते हैं, सॉरी, जो पुरुष होते हैं उनका क्या होता है, उनका जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो क्या, वो वृषण होता है। इसी तरह जो मादा होती है यानी कि फीमेल होती है उनका जो प्रथम लैंगिक अंग होता है वो अंडाशय यानी कि ओवरी होता है। ठीक है, फिर हमारी अंडवाहिनी आती है, फिर गर्भाशय आता है, ग्रीवा आता है और योनि आता है। ये, ठीक है, ये सारे ऑर्गन यानी कि ये पांचों ऑर्गन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब इन सभी ऑर्गन को क्या करते हैं, एक एक करके अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। देखो, जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, ठीक है, मादाओं में यानी कि फीमेल्स में प्राथमिक लैंगिक अंग जो है, अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय के दो कार्य होते हैं, जो ओवरी होते हैं उसके दो कार्य होते हैं। कौन कौन से, अंडाणु का निर्माण करना, अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन्स, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर क्या करता है, दो हार्मोन्स निकालता है, फॉर्मेशन करता है। इसका कौन कौन सा, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया। कौन कौन सा, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन होगा, ये आपको याद रखना है। और जो हमारे फीमेल वो मेल होते हैं, ठीक है, मेल का जो टेस्टिस होता है वहां से क्या निकलता है, वहां से एक क्या निकलता है, एक निकलता है, क्या निकलता है भाई, एक हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या कौन सा निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। और फीमेल की ओवरी से कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है। दोनों अंडाशय उदर गुहा के वृक्कों के नीचे, ठीक है, श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं या फिर उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे है ना, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, सारी चीजों को कई बार रिपीट कर करके आपको बता रही हूँ, है ना। और आपको पता है ना, कि वीडियो रिकॉर्ड करने में ना, आप लोगों को समझाने में ना बहुत मेहनत लगती है ना, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग आते हैं और ऐसे ही देख कर वीडियो चले जाते हैं ना। ऐसे नहीं, क्या करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। क्योंकि पता है यहाँ पे ना, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कभी कभी होता है ना, लाइट चली जाती है। लाइट चली गई ना, तो उस टाइम पे पूरा जो सिस्टम है ना वो बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। मतलब कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो आपने रिकॉर्ड करने के लिए। पूरा सिस्टम ऑफ हो गया, फिर पूरे सिस्टम को ऑन करना, जो पीपीटी वगैरह लगी है, स्लाइड लगी है, वो सारी करप्ट हो जाती है ना। और आप लोग तो बस ऐसे मजाक में लेते रहते हैं। ऐसा नहीं किया करो। अगर वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पैनल पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ कंप्लीट साइंस के नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, देख, ये जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं, इनमें कौन सा आता है, इनमें पहला आता है अंडवाहिनी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब आती है। ठीक है, क्या आती है, फैलोपियन ट्यूब आती है। फिर आता है गर्भाशय, जिसको बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। फिर आती है योनि, जिसको वेजाइना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। अब इन सभी ऑर्गन को एक एक करके अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले ओवरी आती है, यानी कि अंडाशय आते हैं। अंडाशय जो होते हैं, ठीक है, वो दोनों ओर पर, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, एक देखो, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो ओवरी की जो संख्या होती है वो कितनी है, वो दो होती है। कितनी होती है, दो होती है। फिर हमारी आती है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओवरी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इसकी भी जो संख्या होती है वो कितनी, वो दो होती है। और इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है, आगे समझेंगे उसको। फिर हमारा क्या आता है, यूट्रस आता है। ठीक है, क्या आता है, यूट्रस आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्या है, ये यूट्रस होता है। ठीक है, फिर हमारा ये देखो, ये जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी से क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे एक फिम्ब्रियाई होता है, यानी कि झालर, झालर जैसी संरचना होती है हाथ से। मान लो कोई चीज है, ठीक है, ये क्या है, ये अंडाशय है। ठीक है, ये क्या है, ये अंडाशय है। और एक फिम्ब्रियाई होती है ना, क्या होती है, झालर जैसी संरचना होती है, जो इस ओवरी को ऐसे पकड़ी रही होती है। ठीक है, क्या होती है, पकड़ी रही होती है। अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग फिम्ब्रियाई बोलते हैं। फिर ये क्या हो गई, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। क्या हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गई। इसी तरह फिर ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये इधर क्या हो गया, ये फिम्ब्रियाई हो गई। ठीक है, फिर फिम्ब्रियाई क्या होती है, ये ओवरी को पकड़ के रखती है। ओवरी से जो अंडा निकलता है ना, एग रिलीज होता है, ओम रिलीज होता है, उसको पकड़ने का काम कौन करता है, ये फिम्ब्रियाई करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओवरी हो गई, फिम्ब्रियाई हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। इसी तरह इधर भी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गई, फिम्ब्रियाई हो गया और ये ओवरी हो गई। ठीक है, फिर यूट्रस हो गया, क्या हो गया, यूट्रस हो गया। तो उसके बाद क्या आता है, सर्विक्स आता है। फिर लास्ट में हमारा क्या आता है, वेजाइना आता है। ठीक है, क्या आता है, वेजाइना आता है। अभी देखो, ये जो यूट्रस होता है ना, वो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। यूट्रस में जो एक वॉल होती है, ठीक है, यूट्रस के तीन वॉल होती है।
एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और कौन सी, पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जो होती है वो सबसे बाहर, सबसे अंदर वाली परत होती है। एंडो मतलब सबसे अंदर वाली परत जो होती है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओवेरियन लिगामेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो ओवरी होती है जो कनेक्ट होती है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो कनेक्ट है ना, तो ये जिससे कनेक्ट होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ सबसे पहले समझते हैं अंडाशय को, क्योंकि अंडाशय क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो अंडाशय मादा का प्राथमिक व मुख्य लैंगिक अंग होता है जो मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का निर्माण करता है। क्या करता है, अंडाणु का निर्माण कौन करता है, ओवरी करता है। ओवरी क्या होता है, ओवरी फीमेल का प्राथमिक और मुख्य क्या होता है, लैंगिक अंग होता है। ठीक है, लड़की के जन्म के समय, ठीक है, जो लड़की होती है, जो गर्ल्स होती हैं, उनके जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं, जिनमें से, ठीक है, जिनमें से क्या होते हैं, दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने, ठीक है, एक अंडाशय द्वारा क्या होता है, अंडा जो होता है वो हर महीने, ठीक है, हर महीने क्या होता है, एक परिपक्व अंड क्या होता है, उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है, ऐसे समझो, जो ओवरी होती है, जो फीमेल की ओवरी होती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो फीमेल गैमेट होता है उसका निर्माण होता है, यानी कि ओवम का निर्माण होता है। अब जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, उनके जन्म के समय ही उनमें क्या होते हैं, हजारों अपरिपक्व यानी कि मेच्योर नहीं है, ठीक है, अपरिपक्व जो होते हैं वो ओवम होते हैं, अंडा होते हैं, एग होते हैं। ठीक है, और जब लड़की क्या होती है, लड़की मतलब यौनारंभ हो जाता है उसका, प्यूबर्टी आ जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हर महीने, ठीक है, हर महीने क्या होता है, हर महीने दोनों ओवरी से क्या होता है, यानी कि हर महीने, ठीक है, ये दो ओवरी है, हर महीने क्या होगा, ये एक ओवरी से एक अंडा रिलीज होगा। अगर इस महीने यानी कि जनवरी में ऐसे हुआ है तो फरवरी में क्या होगा, ये वाली ओवरी से जो अंडा है वो रिलीज होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो रिलीज होगा, उत्पन्न किया जाएगा। और साथ ही साथ जो अंडाशय होता है वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न होता है। ठीक है, किया जाता है या फिर होता है। अंडाशय में अंडाणुओं के बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग यानी कि ओवल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जो अंडाशय है, ओवरी है, वहां से अंडा जो निकलता है, एग जो निकलता है, निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बढ़ते हैं अंडवाहिका के बारे में, यानी कि ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। यह, ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसका काम क्या होता है, जब अंडाशय से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, तो उस ओवम को, ठीक है, यानी कि उस अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है, यानी कि लेकर जाती है। कौन लेकर जाती है, ये फैलोपियन ट्यूब। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन अंड कोशिका में होता है। ठीक है, क्या होता है, अंड कोशिका नहीं, यहाँ पे अंडवाहिनी होगा, अंडवाहिनी। ठीक है, क्या हो गया, अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो अंड कोशिका है, जो ओवम है और जो स्पर्म है, जो फीमेल का ओवम है और जो मेल का क्या होता है, स्पर्म होता है, इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे, वो अंडवाहिनी में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। अंडवाहिका के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है कीपक, जिसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। दूसरा होता है तुम्बिका, जिसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है संकीर्ण पथ, जिसको बोलते हैं स्थमक। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्थमक बोलते हैं। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो फिमराई है, ये फिमराई हो गया, इसके आगे वाला, ठीक है, इसके पहले वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, वो इनफंडिबुलम होता है, यानी कि कीपक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एम्पुला आता है। ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, ये एम्पुला होता है। एंड लास्ट वाला ये जो पार्ट होता है जो कि यूट्रस से कनेक्ट होता है वो क्या होता है, वो हमारा स्थमक होता है। क्या होता है, स्थमक होता है, यानी कि संकीर्ण पथ होता है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये तीनों हमारे जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके भाग होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं गर्भाशय यानी कि यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं। तो यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसका आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती के जैसा होता है। जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, वो एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसका जो आकार होता है, तो नाशपाती आप लोग खाए हो, नाशपाती खाए हो ना, उल्टी रखी हुई है ना, सीधी नहीं, उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का होता है, जहां पर शिशु का विकास, ठीक है, जहां पे क्या होता है, जहां पे शिशु का विकास होता है, यानी कि गर्भाशय में ही क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ठीक है, जो गर्भाशय ग्रीवा है, जो सर्विक्स है, ठीक है, जो क्या है, जो गर्भाशय है वो सर्विक्स के द्वारा कहाँ पे, योनि में खुलता है। ठीक है, गर्भाशय की भित्ति, अगर हम लोग गर्भाशय की भित्ति की बात करें तो गर्भाशय जो होता है वो 3 भित्ति से मिलकर बना होता है।
पहली हमारी परिगर्भाशय आता है यानी कि पेरीमेट्रियम होता है, दूसरा हमारा गर्भाशय पेशी स्तर हो गया जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, तीसरा हो गया गर्भाशय अंडा स्तर जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, देखो ये जो पेरीमेट्रियम होता है ये सबसे बाहरी वाली लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है, सबसे बाहरी वाली जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं। फिर जो बीच वाली लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या करनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलो यहां तक देना। चलो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं वेजाइना यानी कि योनि के बारे में पढ़ते हैं कि वेजाइना क्या होता है। वेजाइना जो होता है, ठीक है, वेजाइना क्या होता है, यह एक, ठीक है, यह एक 7 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली होती है। योनि बाहर एक छिद्र द्वारा खुलती है जिसे भग या फिर बलवा कहते हैं। जो वेजाइना होती है वो लगभग कितनी, 7 सेंटीमीटर एक नली होती है, पेशी नली होती है। अब ये जो वेजाइना है ये बाहर क्या होती है, एक छिद्र द्वारा खुलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको वल्वा यानी कि भग कहते हैं। ठीक है, भग एक पतली झिल्ली, ठीक है, जो वल्वा होता है वो किसके द्वारा, वो एक पतली झिल्ली जिसको हम लोग हाइमन बोलते हैं। ठीक है, हाइमन के द्वारा क्या होती है, ढकी होती है। ठीक है, जो भग होता है, वल्वा होता है, वो एक पतली झिल्ली यानी कि हाइमन के द्वारा क्या होता है, ढका होता है, ढकी रहती है। योनि जो होती है, वेजाइना जो होता है, वो मैथुन के समय वीर्य ग्रहण करने का कार्य करता है, कार्य करती है। ठीक है, वेजाइना क्या करती है, वेजाइना, ठीक है, मैथुन के समय जो वीर्य होता है, ठीक है, उसको ग्रहण करने का काम करती है। कौन काम करती है, वेजाइना करती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये जो अंड है, ठीक है, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, ठीक है, जो अंड कोशिका है जब उसका निषेचन होता है तो क्या होता है, तो निषेचित अंड, ठीक है, जो निषेचित अंड है युग्मनज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, युग्मनज। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने फीमेल गैमेट ले लिया। फीमेल गैमेट क्या होगा, ओवम होगा। ठीक है, क्या होगा, ओवम होगा। अरे ये ओवम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ओवम हो गया। अरे भाई बन जा, ये ओवम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मेल गैमेट लेते हैं। मेल गैमेट, मेल गैमेट क्या होता है भाई, मेल गैमेट होता है स्पर्म। ठीक है, क्या हो गया, स्पर्म हो गया। अब देखो, अब ये जब दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों आपस में मिल गए तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी। जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया के बाद ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेते हैं, युग्मनज यानी कि जायगोट बनाते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। ओवम, मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का क्या है, ओवम है। जब दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ये क्या बना लेते हैं, ये युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। अब ये जो जायगोट है ये आगे चलकर, ठीक है, डिवाइड होकर क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। और ये जो एम्ब्रियो है ये डेवलप होकर क्या बनाता है, बेबी का निर्माण करता है या फिर बेबी का डेवलपमेंट करता है। वही चीज यहाँ पे दी हुई है कि जो निषेचित अंड है, ठीक है, वो युग्मनज कहलाता है। जो अंडा है, ठीक है, ये जब निषेचित हो जाएगा, जब इसका निषेचन हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो जायगोट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, जायगोट कहलाएगा। जो गर्भाशय में रूपित होता है, कहाँ पे रूपित होगा, गर्भाशय यानी कि जो यूट्रस होता है वहां पे जाके क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। गर्भाशय में रूपण के पश्चात, ठीक है, क्या होता है, गर्भाशय में रूपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है। ठीक है, जब ये अंडा जो है ये निषेचित हो गया, ये फर्टिलाइज हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन इसमें हो गया तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा जायगोट। अब ये जो जायगोट है ये कहाँ पे जाएगा, ये यूट्रस में जाके चिपक जाएगा। ठीक है, यानी कि यूट्रस में जाके ये इम्प्लांट हो जाएगा। जब यूट्रस में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, इस जायगोट का क्या होगा, इस जायगोट का विभाजन होगा, विभेदन होगा। वो फिर क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा यानी कि भ्रूण बना लेगा। और ये जो भ्रूण है, ठीक है, भ्रूण क्या होता है, भ्रूण फिर जब इसका डेवलपमेंट हो जाता है तो ये बेबी बना लेता है यानी कि बच्चे का निर्माण कर लेता है। ठीक है, विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण फिर क्या होता है, आगे बेबी का डेवलपमेंट करता है और बेबी जो होता है वो 9 महीने बाद क्या होता है भाई, बाहर निकलता है। ठीक है, क्या होता है, बाहर निकलता है।
अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि जब अंड का निषेचन नहीं होता है, ठीक है, जो अंड है, एग है, उसका जब निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब क्या होगा? तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। जो एक फीमेल होती है उसका जो यूट्रस होता है वो हर महीने, ठीक है, वो हर महीने क्या करता है, वो हर महीने निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी होती है, ठीक है, क्या होती है, जो गर्भाशय की भित्ति होती है, जो यूट्रस की वॉल होती है, वो क्या होती है, वो स्पॉन्जी और मांसल हो जाती है, जो भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है, ठीक है, स्पॉन्जी और मांसल हो गई तो क्या होगी, वो भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होगी। यदि निषेचन नहीं होता, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता, जब तक स्पर्म नहीं मिलेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यानी कि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, है ना। ये जो बढ़िया सिंहासन बना लिया अपना स्पॉन्जी, है ना, मांसल और स्पॉन्जी हो गए जो बना लिया है, तो जब अंड निषेचन नहीं हुआ, इसको क्या हुआ, इसको स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, इसकी कोई भी जरूरत नहीं रहेगी, आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ पर क्या होती है, धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है, क्या होती है, जब इसकी आवश्यकता नहीं है तो ये क्या होगी, ये जो परत है, जो लेयर है, ये धीरे धीरे टूटने लगती है, टूट करके कहां से, योनि मार्ग से, विजाइना के थ्रू क्या होती है, रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलने लगती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, यानी कि 28 दिन का समय लेता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, यानी कि मासिक चक्र बोलते हैं। वहां पे क्या होता है कि भाई जो यूट्रस होता है ना, वो खुद को बढ़िया तैयार कर लेता कि स्पर्म आएगा, है ना, ओवम तो उधर से आ रहा है, स्पर्म आएगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा ना, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट आके कहाँ पे, जाइगोट आगे यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, और फिर उसमें क्या होगा, उसमें डिवीजन होने लगेगा, डिवीजन होकर वो क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, एम्ब्रियो के बाद फिर वो बेबी का डेवलपमेंट करेगा। लेकिन जब अंड मतलब जो ओवम है उसको क्या हुआ, उसको स्पर्म नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, वो रोने लगेगा, टूट जाएगा, है ना, और साथ ही साथ जो यूट्रस था, बढ़िया सिंहासन बना के रखा था, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी दुखी हो जाएगा, और धीरे धीरे करके जो लेयर है, जो लेयर बनी थी, है ना, ब्लड की जो लेयर बनी थी वो टूटने लगती है, ठीक है। जब टूट गई तो क्या होगी, वो योनि के थ्रू यानी कि विजाइना के थ्रू क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और ये जो साइकिल होती है, जो चक्र होता है, वो कितने, वो 28 दिन का होता है, नॉर्मली 28 दिन का होता है, लेकिन किसी में क्या होता है, अलग अलग भी हो सकता है ना, किसी के जल्दी आ गया, कभी बाद में आ गया, है ना, हार्मोनल इनबैलेंस जब होते हैं तो वहां पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। जो प्लेसेंटा होता है ये क्या होता है, तो प्लेसेंटा जो है ये एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तसरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है, ठीक है। प्लेसेंटा जो होता है वो एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी जो संरचना होती है वो तसरी नुमा होती है, और ये कहाँ पे, गर्भाशय में धसी होती है। प्लेसेंटा के मुख्य कार्य की बात करें अगर हम लोग, तो माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि, ठीक है, जो पोषण है, जो मदर है उसका जो ब्लड है, वहां से क्या, वहां से ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया आदि को क्या करते हैं, भ्रूण को प्रदान करना, ठीक है। जो पोषण है, जो एम्ब्रियो है, उसको पोषण कहाँ से मिलेगा, माँ के ब्लड से ही तो मिलेगा ना, माँ के खून से ही तो मिलेगा ना, जिसमें ग्लूकोज होगा, ऑक्सीजन होगा, है ना, ये सारा पोषण क्या होगा, भ्रूण को दे देता है। कौन दे देता है, ये प्लेसेंटा का काम ही होता है, ठीक है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान, ठीक है, जो भ्रूण होता है उसके द्वारा जो उत्पादित अपशिष्ट होते हैं उसका भी निपटान कौन करता है, ये हमारा प्लेसेंटा करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, गर्भकाल की बात करें, ठीक है, किसकी, गर्भकाल की बात करें, तो अंड के निषेचन के से लेकर, ठीक है, जब जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, वो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, वहां से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। इसकी जो अवधि होती है वो लगभग 9 महीने होती है। जो एक बेबी होता है वो कितने दिन तक, वो अपनी मदर के वूम्ब में कितने दिन तक रहता है, 9 महीने तक, ठीक है, कब तक रहता है, 9 महीने तक रहता है। 9 महीने जैसे कंप्लीट होते हैं वो बाहर आता है, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू आता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने जनन के बारे में पढ़ लिया, जनन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ लिया, है ना, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन हो गया। फिर हमने पढ़ा लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है ना। फिर हमने पढ़ा कि जो लैंगिक जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है, मतलब किसमें किसमें होता है, जैसे पुष्टिपादों में हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ लिया मानव में, है ना, तो अब जनन हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे जनन स्वास्थ्य भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम,
जनन स्वास्थ्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जनन से संबंधित सभी आयाम, ठीक है, जैसे शारीरिक, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, अगर वो स्वस्थ है तब क्या कहेंगे कि हाँ भाई उसका जो जनन स्वास्थ्य है वो भी स्वस्थ है, ठीक है, क्या है, वो भी स्वस्थ है। जब वो खुद ही नहीं स्वस्थ रहेगा तो उसका जनन स्वास्थ्य ही कैसे स्वस्थ रहेगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं रोगों का लैंगिक संचरण, ठीक है, जो रोग होते हैं उनका जो लैंगिक संचरण होता है, यानी कि लैंगिक के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा जो संचरण होता है वो कैसे होता है, एसटीडी, ठीक है, क्या होता है एसटीडी। अब आप सभी लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जो एसटीडी होता है, एसटीडी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्या होता है बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, ठीक है, क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, किसका फुल फॉर्म, एसटीडी का फुल फॉर्म, ठीक है। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जो एसटीडी है वो कैसे, वो अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। जैसे ए नंबर अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, जीवाणु जनित, ठीक है, जीवाणु जनित जो रोग होते हैं, लैंगिक जो संचरण रोग होते हैं, लैंगिक जो रोग होते हैं वो कौन से, वो गोनोरिया हो गया और सिफिलिस हो गया। ये कैसे होते हैं, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। वहीं पे अगर हम लोग विषाणु जनित की बात करें तो मस्सा हो गया, है ना, और हमारा एचआईवी हो गया और एड्स हो गया। ये कौन से रोग होते हैं, ये हमारे विषाणु जनित रोग होते हैं, ठीक है। अब इन सभी से बचने के लिए, ठीक है, इन रोगों से बचने के लिए, जो लैंगिक जनन से जो रोग होते हैं, ठीक है, इनसे बचने के लिए क्या करते हैं, कॉन्डोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव होता है, ठीक है। जब इंटरकोर्स का, है ना, इंटरकोर्स के दौरान क्या करते हैं, कॉन्डोम का अगर उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उस टाइम पे इन रोगों का, ठीक है, इन रोगों का जो संचरण होता है वो कुछ सीमा तक रोकना संभव हो जाता है, यानी कि पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे पढ़ते हैं गर्भरोधन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, गर्भरोधन यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। गर्भधारण को रोकना ही क्या कहलाता है, गर्भरोधन कहलाता है, ठीक है, जो गर्भधारण होता है उसको रोकना ही क्या कहलाता है, हमारा गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के अगर प्रकार की बात करें तो पहला हमारा आता है यांत्रिक अवरोधन, ठीक है, क्या आता है हमारा यांत्रिक अवरोधन आता है, जिसमें शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, ठीक है, जो हमारा शुक्राणु है, स्पर्म है, उसको एग सेल तक यानी कि ओवम तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। जैसे कृष्ण को ढकने वाले कंडोम, ठीक है, जो पेनिस होता है उसको कवर करने वाले जो कंडोम होते हैं, अगर उनका प्रयोग करते हैं तो जो शुक्राणु है वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया है योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल कैप जो आते हैं, जो वेजाइना होता है होती है उसमें रखने वाले जो सर्वाइकल कैप होते हैं, अगर इनका यूज करते हैं तब भी क्या होता है, तब भी जो शुक्राणु है वो अंडाणु से नहीं मिल पाता, ठीक है। दूसरी विधि हमारी है रासायनिक तकनीकी, यानी कि केमिकल टेक्निक दिया है। तो केमिकल टेक्निक में क्या होता है कि मादा में अंड को, ठीक है, जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, उनमें ओवम को ना बनने देना, ठीक है, उनको उनमें जो ओवम होता है उनको ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन्स के, ठीक है, जो क्या करती है, जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। जब हार्मोन जो हमारा है वो इम्बैलेंस होगा तो क्या होता है, जो अंडाशय, सॉरी, हमारा अंडाशय होता है, ओवरी होता है, वहां से वो ओवम को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए अन्य प्रभाव, ठीक है, इसके लिए क्या होते हैं, अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं, इसके जो होते हैं वो अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं, यानी कि विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। तीसरा दिया है आईयूसीडी, ठीक है, क्या दिया है, आईयूसीडी, जिसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस विधि में जो लूप है या फिर प्रॉपर्टी है उसको क्या करते हैं, उसको गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में क्या कर दिया जाता है, स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है, जिससे क्या होता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट दिया हमारा शल्य चिकित्सा तकनीकी, ठीक है, कौन सा दिया है, शल्य चिकित्सा तकनीक, यानी कि सर्जिकल टेक्निक दिया है। तो सर्जिकल टेक्निक में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं, जो फीमेल, वो मेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें वैसेक्टोमी होता है। वैसेक्टोमी क्या होता है, पुरुष में जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं उनको रोककर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना, ठीक है। वैसेक्टोमी क्या होता है, जो मेल होते हैं उनके जो शुक्रवाहिकाएं हैं उनको क्या करते थे, उनको काट देते हैं, उनको रोक देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो शुक्राणुओं का स्थानांतरण है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। ये क्या है, ये हो गई, ठीक है, शुक्रवाहिका हो गई, ठीक है, क्या हो गई, शुक्रवाहिका, जो कि शुक्राणु को लेकर जाती है। अब इस शुक्रवाहिका को क्या करते हैं, इसको काट देते हैं,
ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। जब भी कट गई तो शुक्राणुओं का जो स्थानांतरण है वो रुक जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, तो इससे भी गर्भधारण नहीं होता है। फिर आता है ट्यूबेक्टॉमी, जो कि फीमेल्स में होता है। ठीक है, यानी कि जो फीमेल्स में नसबंदी होती है ना, मेल्स में नसबंदी होती है, तो मेल जो पुरुष नसबंदी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टॉमी। जो फीमेल में यानी कि मादा की, ठीक है, स्त्री की जो नसबंदी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। इसमें क्या होता है, महिलाओं के अंडवाहिनी को काटकर अंड के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है इसमें। ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी में क्या करते हैं, जो फीमेल्स होती हैं उनके क्या करते हैं, उनकी जो अंडवाहिनी होती है यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसको काट दिया जाता है। जब वो फैलोपियन ट्यूब काट दी जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म नहीं आएगा। स्पर्म नहीं आएगा तो इसका क्या होगा, इसका निषेचन नहीं होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उससे भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। ठीक है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको क्या करते थे, इसको काट देते हैं। ठीक है, क्या करते थे, काट देते हैं, तो जो अंड है उसका स्थानांतरण क्या होता है, रुक जाता है। यहाँ से देखो, यहाँ से आपके जितने भी टॉपिक थे, ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, टॉपिक थे, उन सभी को अपन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, अब क्या है, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे इन्हीं टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं। अगर आप लोग क्या करते हैं, जितना मैंने आपको बताया, अगर आप इतना अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर था वो खत्म होता है। एंड अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।